बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सुबह खैर, मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और मैं, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताएं, आप 14 अगस्त आपने कैसी मनाई और उसके बाद अब आप कैसी हैं? अब मैं आपको जवाब दूंगी और उससे आप मुझसे पूछेंगे क्यों। ठीक है, ऐसा करना है, एक्टिंग करनी। ठीक है, पहले पूछता हूं, क्यों क्या हुआ ऐसा, क्या मसाइल हुए? मैं खेल रही थी कल रात। मुझे क्या खेल रही? आंख मचोली बिजली के साथ, आए जाए आए जाए आए जाए आए जाए, और जब वो जाए तो मैं वो छुप जाए, जब वो छुप जाए तो मैं उसको ढूंढूं, जब मैं उसको ढूंढूं तो वो फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाए। 5 से 6 दफा पूरी रात बिजली गई है और आई है, और उसके बाद जो पा 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 पी पू, ये मैं इस तरफ आ रहा था, आपको तो ये बिजली सता रही थी, हमें जो ये बाजे सता रहे थे ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बाजे बजाने से कौन सी आजादी, हम किस किस्म की आजादी मना रहे हैं। गले की आजादी, सिर्फ सिर्फ जो है वो बाजों की आवाज थी, और चाहे वो सड़कें हों, वो ब्लॉक थी, मुख्तलिफ रोड्स, अगर मुख्तलिफ रोड्स की अगर हम बात करें, चाहे वो सीव्यू रोड हो या मुख्तलिफ रोड जहाँ पर ट्रैफिक की बहाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों ने अपने घरों पर जाना होता है, सारे लोग वैसे भी कम्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक आती है बीच में, टोट। ये होता रहा, और ये कैसी आजादी है कि हम ऐसी आजादी मनाएं कि हम अल्लाह का एक तरफ शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तूने एक हमें आजाद मुल्क दिया, एक आजाद फजा में जीने वाला शहरी बनाया, और वहां पर हम दूसरे ही शहरियों का ख्याल नहीं रख पा रहे। कोई बीमार है, कोई बच्चा है, कोई सो रहा है, कोई ज़ईफ है, और हम जो है आजादी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है, हर मुल्क सेलिब्रेट करता है, और अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सेलिब्रेट करने के। ये कौन सा तरीका कि आप दूसरों को परेशान करें और एक नॉइज पोल्यूशन फैला के परेशान करें और ट्रैफिक ब्लॉक कर दें। बहुत सारी रोड्स ब्लॉक करके लोग जो है वो डांस कर रहे थे, पीछे बड़ी लंबी कतारें लगी हुई थी गाड़ियों की। पता नहीं कौन सा शौक है। देखिए, एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है, हमेशा आप जिंदगी को एंजॉय करें, हर लम्हा एंजॉय करें, हर पल एंजॉय करें, लेकिन एक चीज को जरूर देखें, क्या आपके इस एंजॉय करने के चक्कर में किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही? क्या आपकी इस खुशी मनाने के चक्कर में किसी को तकलीफ और दुख तो नहीं हो रहा? इस बात का जरूर ख्याल रखें, और ये भी ख्याल रखें कि सबसे पहले पाकिस्तान में शाहजेब और माया सिर्फ मौसम या बिजली की और पापा की बातें नहीं करेंगे, पॉलिटिकल अपडेट की भी बात करेंगे प्रोग्राम का। अगर भी पापा हो रही है, पापा हो रही है जनाब, लेकिन अगर आगे बढ़े, हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिर मिसाक मईशत को पेश कर दी, और जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर याद आ गया मुझे, बड़े शोज करती थी मैं वहां पे होस्ट। खैर, इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आज कौम को तकसीम दर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा हालात का तकाजा है कि अब हम बहैसियत कौम दुरुस्त सिमत में अपने सफर को जारी रखें। लेकिन साथ में जो शेख रशीद साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि आप मिसाके जो है ना मईशत की जगह मिसाके जमहूरियत करें, और खास तौर पर शफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें, फैसला कौम पर छोड़ दें। दूसरे नंबर ये भी देखा कि वज़ीर आज़म की इस पेशकश के बाद तहरीक इंसाफ ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है, और साथ में अब हमें मजीद मामला और बात भी करनी है कि ये पेशकश की तो गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस पर नहीं मान रही। आप समझे कि सियासत में भी पा हो रही है, यानी कि जो भी बात एक तरफ से आती है उसको जो है वो उसको मुस्तरद किया जाता है, और फिर एक तरफ से जो बयान आता है फिर उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है, और कोई सजेशन आता है तो फिर उसको भी जो है रद्द कर दिया जाता है। तो ये बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फ्रो जो मोशन चल रहा है, ये क्या होगा और पाकिस्तान के लिए क्या हालात होंगे? पाकिस्तान के हालात हैं, मिसाके मईशत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है करना, और मेरे ख्याल में सबको मिलजुल कर बैठना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर किस किस्म के फैसले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रुकावटें पैदा की जाती रहेंगी, कोई किसी की भी हुकूमत में हो, तो फिर प्रॉब्लम्स में इजाफा ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर इसको हम यूं कहें कि आपका एजेंडा, हमारा एजेंडा, हर पाकिस्तानी का एजेंडा पाकिस्तान की बेहतरी अगर हो जाए, तो हम अपने पर्सनल अपने एजेंडा से निकलकर, हम अपने उस सर्कल से निकलकर इसमें हमें नजर आए कि हमारा क्या फायदा है, मुल्क के फायदे की तरफ अगर सोचें, तो क्या अच्छा नहीं होगा? क्या एक ख्वाब ये भी देखना गलत होगा कि हम पाकिस्तान सब मिलकर आगे बढ़ सके? क्योंकि हम एक रिफ्ट देख रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी आ रहा है। शायद व्हाट इज हैपनिंग? बिल्कुल, और फिर फवाद साहब साथ में ये कह भी रहे हैं कि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपनी हुकूमत बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर हमें बात भी करनी है अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे। एक पॉइंट मेरे ज़हन में आ रहा है, गेस्ट हमारे पास अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह में ज्वाइन करेंगे। एक सवाल आपने कहा कि सर, फवाद चौधरी साहब ने कहा, मैं बिल्कुल मानती हूँ, मगर मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, कौन सी ऐसी हुकूमत है जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए बयान नहीं देती? मुझे एक बात बताएं, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, ठीक है, मैं मुल्क में रहती हूँ, मैं देखती हूँ, मेरे बचपन से लेकर अब तक मैंने बड़े इलेक्शन आए, मैंने नहीं देखा कभी कि कोई आके हुकूमत में आने के बाद कहे कि हाँ जी हम अच्छा काम नहीं कर रहे, हमें आप उतार दें।
ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है। एवरी गवर्नमेंट कम्स एंड दे टॉक अबाउट इन फेवर कि जी हम ये बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, आई एम जस्ट बीइंग अ जनरल पब्लिक हियर, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी हुकूमत में आने के बाद ये कहता है शाहजेब कि जी हम ये बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के खिलाफ सारे, अब खिलाफ भी हमेशा होते हैं और अब हुकूमत जो अपने फेवर। प्रॉब्लम ये कि हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है और ये सोचना है कि पाकिस्तान की मैशत को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। खासतौर पर हम जश्न आज़ादी पर भी ये बात कर रहे थे कि हमें कोशिश करनी है एक दूसरे का साथ देने की, चाहे वो सियासत में ही क्यों ना हो। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो मुआशी कमजोरियां इस वक्त जो हमारे मुल्क में हमें नजर आ रही हैं उसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आएगी। इससे बहुत जरूरी है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अगर इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी तो फिर मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं बन सकेगा। देखिए, सेम रेसिपी सेम रिजल्ट्स, डिफरेंट रेसिपी डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर हम वही नफरत, वही हेट्रेड, वही रिफ्ट के साथ अगर हम चलते रहे, उसका रिजल्ट कोई शक्कर और वो तो नहीं आएगा ना, गुड़ तो नहीं आएगा, मिश्री तो नहीं आएगा। आएगा तो वही कड़वाहट आएगी और किसी के गुस्से में किसी के कोई अल्फाज निकल जाएंगे और किसी के ऊपर कोई इल्जाम चला जाएगा। माई ओनली इंडिविजुअल पॉइंट जिसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ कि मैं पॉजिटिविटी की बात ही करना चाहती हूँ कि भाई अगर आप कोई बयान दे रहे हैं, भाई आप सियासतदान हैं, आप कोई बयान दे रहे हैं, क्या वो ऐसा तरीके से एक नहीं हो सकता? क्या वो हम जो है सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकते? क्या हम एक अच्छे लिटरेट तरीके से एक दूसरे की तरफ कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते? जरूरी है हम इशारे करें, जरूरी है हम किसी को टारगेट करें, जरूरी है हम पर्सनलाइज हो जाएं? किरदार कुशी की जाती है एक दूसरे की, एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन ये जो आप सारी बातें कर रही हैं माया, ये बड़ी आइडियल एक सिचुएशन है जो कि पाकिस्तान में देखना बड़ा मुश्किल काम है कि पाकिस्तान में सब मिलजुल कर सिर्फ ये सोचें कि पाकिस्तान की मैशत को कैसे बेहतर करना है, इन हालात को कैसे बेहतर करना है, ताकि पाकिस्तान के ओवरऑल हम ये 75 साल हमने मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में जो कुछ देखा है, जिसमें हर जमात की हर किस्म की हमने हुकूमत देख ली है, तो मेरे ख्याल में हर हुकूमत में हमने जो सबसे ज्यादा बात एक्सपीरियंस की है वो यही है कि हमें, अगर हमने मुल्क का नहीं सोचा और सिर्फ अपनी जमात का सोचा, सिर्फ अपने फायदे का सोचा, तो फिर इस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। इन 75 सालों में जैसे कि जो हमारे हालात चलते रहे हैं, जो अप्स एंड डाउन आते रहे हैं, बल्कि डाउन ज्यादा हैं, अप्स बहुत कम आए हैं। अब आप अभी के हालात की बात ले लेना शाहजेब, इस वक्त आप जहां खड़े हैं, आप माशी तौर पे बात करें, ठीक है, आपके बिजली के कीमतों में इजाफा हो गया, ठीक है जनाब, टैरिफ में इजाफा हो गया, पेट्रोल की बात हो गई है, ठीक है जनाब, डॉलर आपका अभी तक कोई खास नीचे नहीं आया, आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई खास नीचे नहीं आया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मईशत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है, क्योंकि क्योंकि महंगाई की वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लोग अफोर्ड इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके पास जॉब्स जो हैं वो बड़ी कम, उनकी तनख्वाहें और कम उनकी आमद नहीं है, और बिजनेसेस भी हैं जो कोई बहुत बड़ा ज्यादा फायदा नहीं मुनाफा कर रहे। अब क्या असर पड़ रहा है उनकी साइकी पे असर पड़ रहा है। वो कहते हैं यार देखिए, उम्मीद लगाएं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, चलो यार कुछ तो बेहतरी आए, कुछ तो अच्छा हो। जब वो देखते हैं कि हर तरफ जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो रहा है, इंतशार पसंदी हो रही है, लान तान की जा रही है। मुझे बताएं, आम पाकिस्तानी, आप भी एक आम पाकिस्तानी शायद, मैं भी एक आम पाकिस्तानी, हमारे जहनों पे क्या असर? देखिए, एक आम पाकिस्तानी सिर्फ ये सोच रहा होता है कि उसके घर के बाहर की रोड ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो पानी जमा तो नहीं है, क्या उसके घर पे बिजली आ रही है, क्या उसको गैस की फराहमी जो है वो उसको यकीनी बनाया जा रहा है, क्या उसके जो बुनियादी मसाइल हैं, उसके जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस किया जा रहा है। ये तमाम वो बुनियादी मसाइल है, क्या उसको पानी की फराहमी हो रही है, क्या ये तमाम चीजें उसको मयसर हैं या नहीं है। इसके अलावा फिर जब बेरोजगारी आती है तो उसके मसाइल और बढ़ जाते हैं, महंगाई की वजह से उसके मसाइल और बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तमाम बातें जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ। अगर मुल्क के हालात बेहतर होंगे, मुल्क की मईशत बेहतर होगी, तो हमारे जनरल पब्लिक की जो सिचुएशन है उसमें भी बेहतरी आएगी। अभी आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब मैं आप किसी को नहीं पता ना, ये बताती हूँ मैं, सिर्फ छोटी सी बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, गेस्ट की तरफ इस सारे हालात के ऊपर बात करेंगे। आज सुबह में हम सब लेट हुए, किस वजह से? हमारी वजह से नहीं। सड़कों का वो हाल है कि गाड़ियां चल नहीं सकती। शाहजेब भी देर से पहुंचे क्योंकि उनको अल्टरनेटिव रास्ता लेना था, मुझे भी अल्टरनेटिव रास्ता लेना था। शाहरुख और बकिया टीम जो है वो आधे आधे भीगते भीगते आए क्योंकि रोडें कोई भी इस काबिल नहीं है। खैर, इस हवाले से जो हमने अभी बात की प्रोग्राम में उससे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल सिचुएशन में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ कोसा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम लतीफ कोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? ठीक है, होप ऑल इज वेल। अल्लाह का शुक्र, बड़ी मेहरबानी। सुबह बखैर आपको भी। और ये यौम आज़ादी की डायमंड जुबली के बाद पहला दिन पाकिस्तान को मुबारक हो। आपको भी सबको मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। इस मुबारकबाद के बाद मैं आगाज तो जाहिर बात है सियासत से ही करूंगा। तो जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब की जानिब से पेशकश की गई और पीटीआई ने खैर उसको मुस्तरद भी कर दिया है,
आप इस पेशकश को कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर जो मिसाके मईशत है? क्या इस वक्त मुल्क के पास यही एक ऑप्शन है जिस तरीके से अपनी मईशत को बेहतर किया जा सकता है, मुल्क को थोड़ा स्टेबल किया जा सकता है पॉलिटिकली भी, और हम जो मईशत के हालात देख रहे हैं उनको भी बेहतर करने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में तो मैंने एक अच्छे नोट पर आपकी शुरुआत की थी, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे लिए ये साल जो है पाकिस्तान की 76वीं आज़ादी का साल इंशाअल्लाह हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए और रियासत खुदादाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंशाअल्लाह खुशियों का साल होगा। देखिए, मैं समझता हूँ मईशत जो मिसाक मईशत है, आपको याद होगा कि रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मीसाक जमहूरियत मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ जो मई 2006 में मुंजबित किया था लंदन में, आपको याद होगा कि हम इनसे शायद कहीं ज्यादा मुतहारिब थे जो पीटीआई इस वक्त और अपोजिशन का जा रहा है, क्योंकि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सैफुर रहमान के जरिए मोहतरमा रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो साहिबा, उनकी वालदा आसिफ अली जरदारी साहब और बाकी सारे जो जितनी भी आपको सबको पता है, मुझे उसमें तारीख में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमने कहा कि पाकिस्तान नफरतों का मुतहम्मिल नहीं है, इसलिए हमें मिलजुल कर आगे मुल्क को, कौम को और रियासत खुदादाद पाकिस्तान को लेके जाना है। तो बीबी शहीद ने उस वक्त जो है ये किया था कि हम भले कुछ भी हो, हम एक दूसरे के साथ ना तो इंतकाम करेंगे और 5 साल हम पूरा करने देंगे वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी जो है उसमें अच्छी बातें हैं। अब हमने जो मिसाके मईशत जमहूरियत मिसाके मईशत की बात की, ये मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये ऑफर किया था नेशनल असेंबली में तकरीर करते हुए, और मोहतरम जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं उस वक्त लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन थे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने भी ये उस वक्त कहा था, काश कि हम 3 साल पहले या 4 साल पहले हम ये मिसाके मईशत कर लेते, क्योंकि मईशत की खुशहाली पर ही पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली मुहित है और मुनहसर है। और इन सारों का फिर नाता बाना जो है ना, इनका फिर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, पॉलिटिकल सियासी जो है मुस्तकिल उससे इस्तकलाल पर मुहित है। ये जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप पर कोई फॉरेन डोनर या जो कोई फॉरेन एलिमेंट जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएंगी, इसलिए कि उन्हें कोई पता नहीं है कि कल को कौन सी मुतहारिब हुकूमत आ जाती है और फिर वो उन माहिदों को किस तरह से जो है अपना तशरीह करती है और किस तरह से उसको तोड़ फोड़ के ब्लेम गेम करती है। कल यही है ना, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। अरे बाबा खुदारा इमरान खान साहब, आप अपने ईगो से निकलिएगा, आप अपनी इना को छोड़िएगा और आप आइए। ये फवाद चौधरी कौन होता है मुस्तरद करने वाला? ये मोहतरम इमरान खान साहब खुद ये पेश कर रहे हैं अपनी जमात को। क्या ये जमात फर्द वाहिद की जमात है? जमातें हमेशा, हमारी जमात में एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, 55-60 मेंबर्स हैं सारे पाकिस्तान से, हम बैठ के जो है मशावरत करते हैं और फिर अपनी एक राय देते हैं जिसको आगे चेयरमैन लेके चलते हैं। ये जमहूरी अंदाज होते हैं, आप डिस्कस तो कीजिएगा और फिर ये याद रखिएगा। अच्छा, लेकिन साहब इस तरह सिचुएशन में, आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन इस तरह इलेक्शन के भी आप जब बात कंटिन्यू करते हुए ये भी बताइएगा, इलेक्शन पे बड़ा जोर दिया जा रहा है, वह इलेक्शन फौरी जो है वो करवाए जाएं। क्या आप समझते हैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मौजूदा हालात में फौरी इलेक्शन होना एक अच्छी चीज है, आपकी नजर में होना चाहिए, या आपको लगता है उसकी जरूरत है? जी, पहले तो ये बताएं, मोहतरम इमरान खान साहब मुखलिस हैं इस बात पर? आप जरा उनके तजादात देखिएगा। 2 सूबों में आप जो है आपकी हुकूमत है, पंजाब को डिसॉल्व कीजिएगा, 1 सेकंड लगता है, एक एडवाइस चीफ मिनिस्टर की जाती है, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। केपी के असेंबली आपके पास है, हुकूमत भी आपके पास है, क्या आप उसको डिसॉल्व करने को तैयार हैं? आप चीफ मिनिस्टर केपी के साहब 1 मिनट जो है वो गवर्नर को एडवाइस भेजें 1 सेकंड में। मुझे बताएं, जब जो 2 तहलील होती हैं तो क्या मरकज रह सकता है? क्या मरकज मजबूर नहीं होगा? ये क्यों क्रेडिट नहीं लेते? आप इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पीटीआई भी नहीं चाह रही कि इलेक्शन जल्द हो।
नहीं चाहती होना, यही तो मैं कह रहा हूं, पीटीआई नहीं चाहती जल्द होना। वो चाहती है कि पाकिस्तान और मुश्किलों में जाए, पाकिस्तान और तकलीफ में जाए, अवाम पर और बोझ पड़े और ज्यादा हो, ताकि वो दिखाने लायक हो सकें कि देखें जी ये हुकूमत तो नालायक है, ये फलान है, ये इम्पोर्टेड है, ये वगैरह वगैरह। तो वो अपने बयानिए को तकवीयत देने के लिए पाकिस्तान को अजियत दे रहे हैं। बार बार अवाम को, कौम को कॉल किया जा रहा है सड़कों पर आने के लिए। खोसा साहब मुझे बताओ, 130 मेंबर इनके हैं, इन्होंने इस्तीफे दिए, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं उस सीट पर? मोहतरम खुद इमरान खान साहब कहते हैं मैं सारी सीटों पर लड़ूंगा। ओ भाई, एक तरफ तुम इस्तीफे देते हो, दूसरी तरफ तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, तो क्या मजाक नहीं है? और फिर ये 9 सीटों वाली लग्जरी जो है, आपको पता है एक इलेक्शन पर कितना खर्चा होता है? यानी ये चाहते हैं मरकज का पहले हो जाए ताकि हमें एडवांटेज हो सूबों की, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे पास हुकूमत हो, ऊपर नेशनल असेंबली एक यतीम और 34 किलोमीटर की हद तक उनकी हुक्मरानी हो, और बाकी जो है 2 सूबे बड़े हमारे पास हों, और हम जो है एडवांटेजियस पोजीशन में जाकर इलेक्शन लड़े। इतना पागल समझते हैं ये ऑपोजिशन को, इतना बेवकूफ समझते हैं। अरे भाई, अगर तुम मुखलिस बताइएगा, बात तो की जाती है बार बार। वजीर आजम साहब भी गुज़िश्ता रोज ये फरमा रहे थे कि हमें जोहरी कुव्वत तो हम बन सकते हैं, हम एक मुआशी कुव्वत क्यों नहीं बन सकते? और इस वक्त कौमी डायलॉग की इस वक्त जरूरत है, उसका आगाज किया जा सकता है मिसाके मईशत से खास तौर पर। लेकिन सर मुझे बताएगा, जब भी कोई भी हुकूमत आती है इंतकाम तो लिया जाता है, सियासी इख्तलाफात जो हैं वो सब एक तरफ रख कर ये बात नहीं की जाती कि मईशत को किस तरीके से बेहतर करना है। सबकी कोशिश ये होती है कि वो हुकूमत में आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप क्या समझते हैं इस वक्त कौमी डायलॉग कितना जरूरी है? तमाम जमातों को मिलकर बैठना और ये समझना और ये सोचना कि इस वक्त मईशत हमारी कहाँ खड़ी है। सर डॉलर कहीं से कहीं जा रहा है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो नहीं पा रही हैं, हमारी स्टॉक मार्केट हमेशा हम उसमें मंदी देख रहे होते हैं, बहुत कम बेहतरी देखते हैं। सर आप क्या समझते हैं कि मईशत को बेहतर करना इस वक्त कितना जरूरी है, बजाय से कि हम अपने पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं उसको साइड पर रखें और सिर्फ ये बात करें कि मईशत को कैसे बेहतर करना है? देखें, यही तो बहुत जरूरी है। मईशत को बेहतर करना में ही पाकिस्तान की तरक्की मुज़मर है। अवाम की अजियत और कर्ब में तभी जो है उससे छुटकारा होगा जब मईशत बेहतर होगी। और मईशत मैं अर्ज कर रहा हूँ बेहतर नहीं होगी जब तक हम लड़ते रहेंगे, एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, और हम अपनी इना से बाहर निकल कर नहीं सोचेंगे कि हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल। देखें, ऑपोजिशन को आप 100 गालियां देंगे, हमें 100 गालियां दे के हम चोर हैं, डाकू हैं, वगैरह वगैरह जो मर्जी कहता रहे। हमने मुश्किल फैसले किए, IMF की डिक्टेशन ली और वो शराइत मानी जो मोहतरम इमरान खान साहब बतौर रियासत के करके गए थे। रियासत पीछे नहीं हट सकती है। हमने डिफॉल्ट का हशर श्रीलंका में देख लिया। खुदारा पाकिस्तान को इस नहज पर ना लाइएगा। मोहतरम इमरान खान साहब से बहुत हाथ बांध के मैं विनती करके कहता हूं, आइए बैठें, इलेक्शन का भी तारीख भले तय कर लें और सारा एक इलेक्शन एक ही दफा होगा, क्योंकि अरबों रुपए मुतहम्मिल नहीं है कि एक इलेक्शन नेशनल असेंबली में करें, 6 महीने के बाद आप 4 प्रोविंशियल असेंबलियों में एक और इलेक्शन करें और अरबों रुपया फिर दें, और फिर गैर यकीनी की कैफियत इस तमाम दौरानिये में रहे और पाकिस्तान और नीचे गिरता जाए और डूबता जाए मुआशी तौर पर। इलेक्शन हल नहीं है। और फिर अगर देखिए, अगर ये मुखलिस होते, इलेक्शन कमीशन को तो भाई आप नहीं मानते हो, आपने उनके खिलाफ रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेज रखी हैं। और इलेक्शन कमीशन को आप जब नहीं मानते हो तो फिर आप इलेक्शन को कैसे मानोगे, इलेक्शन के रिजल्ट को कैसे मानोगे? अगर आपके जो है हक में नहीं आता तो आप नहीं मानेंगे, अगर आपके हक में आता है पंजाब की तरह तो आप कहते हैं देख लिया, मैं तो सबसे बड़ा जो है ताकत हूं पाकिस्तान की। अरे भाई 30% आपके पास सीटें, 30% थी और 70% ऑपोजिशन की हैं। आप 70% को तो कहते हो कुछ भी नहीं है, आप जलसा खेल रहे हो। जलसा जरूर कीजिएगा और आप बहुत कामयाब हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ी जमात है। बार बार अपने बयान में कहते हैं हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हमारे पास स्ट्रीट पावर है। अगर इसमें कोई सदाकत है आपकी नजर में, तो क्या ये इत्तेहादियों के लिए, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती? बिल्कुल है स्ट्रीट पावर, हमने देख ली है। और वो बयानियां कायम करने और बयानी की तरदीद करने और फिर उसकी तजदीद करने के माहिर निकल आए हैं पाकिस्तान में। उनके साथ का कोई पैसा पहले मेरा नहीं ख्याल के भुट्टो के अलावा कोई ऐसा लीडर निकला है। लेकिन क्या आप स्ट्रीट पावर को पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे
या नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करेंगे या डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करेंगे। आप पाकिस्तान का सुधार चाहेंगे या पाकिस्तान की बर्बादी चाहेंगे, ये आपको देखना है और आपको सोचना है। और क्यादत जो है इसलिए नहीं होती है कि लोगों को बिगाड़ करके, एक उभार करके, एक आग लगा के, एक फिक्री इंतशार तो आप ले ही आए हो, कल्ट आपने डेवलप कर दिया है। लेकिन क्या अब आप चाहोगे कि ये जो है इन फाइटिंग हो और एक इंतशार की शक्ल में खून खराबा हो? क्या ये आप चाह रहे हैं? सही बात। तो मैं चाहूंगा खुदारा आप मिलकर बैठिएगा। आप कभी अपनी दाढ़ी मुक्तदर हल्कों के हाथ में दे देते हो, कभी मुक्तदर हल्कों के हाथ में अपनी दाढ़ी देते हो, कभी अदलिया के हाथ में अपनी दाढ़ी दे देते हो। अपने मामला क्यों कर पार्लियामान में बैठकर नहीं तय करते? और पार्लियामान ही रियासत है। अगर आप रियासत की तारीफ देके आए हैं तो पार्लियामान, जमहूर, अवाम नीचे से लेके ऊपर तक मुक्तदिर की गई है। भुट्टो साहब इसमें बिलीव करते थे ताकत का सरचश्मा अवाम है, और उन्होंने आर्टिकल 7 में ये मुंजबित कर दिया। वहां ना अदलिया है, वहां ना अस्करी क़यादत है, वहां कोई और इदारा नहीं है, वहां सिर्फ अवाम है जिनको मुक्तदिर किया गया, और ये है रियासत। और आपने अवाम ही को जो है सड़कों पर रोज साहब इस वादे के साथ कि आप आइंदा वक्त निकालते रहेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए और हम आपको तंग करते रहेंगे। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा इनसे कॉन्वर्जेशन करते हुए शायद बड़ी एनर्जी फील हो रही थी मुझे। मतलब आई पर्सनली फेल्ट के ही वाज वेरी ऑब्वियसली इन्वॉल्व विद द एंटायर ऑब्वियसली कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम खोसा साहब। इंशाल्लाह आगे भी हम आपको जरूर शाहजेब में आपको तंग भी करेंगे और इंशाल्लाह आप प्रोग्राम में जरूर आइएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शाहजेब मईशत की बात बिल्कुल, और मईशत का हम जिक्र कर रहे थे। मिसाके मईशत की बात तो हो गई है, लेकिन इस वक्त मईशत हमारी खड़ी कहाँ है? और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी किए जाने का इम्कान भी है। साथ में आपको ये भी बताएं कि गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजारत खजाना की जानिब से जल्द सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी की जाएगी। उधार तेल की मद में पाकिस्तान को $10 करोड़ की इजाफी सहूलत भी फराहम किए जाने का इम्कान है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए मजीद 5 साल नई टैक्स पॉलिसियां सामने लाने का फैसला किया गया है। यानी कि नए टैक्स आयद किए जाएंगे जिसका बोझ अल्टीमेटली आएगा तो सिर्फ सिर्फ आवाम पर आएगा। तो ये तो प्रॉब्लम हमारी वहीं खड़ी है। बिल्कुल सही बात है। उधर IMF की शराइत पर अमल दरामद करने के लिए मजीद 5 साल नए टैक्स पॉलिसियां सामने लाने का जो है वो शाहजेब ने बताया फैसला किया गया है। ज़राए FBR के मुताबिक मुल्की मईशत के तमाम मुतालिका जो है शोबों में इस वक्त कार्बन प्राइसिंग टैक्स लगाया जाएगा और पता नहीं कौन कौन सा टैक्स लगाया जाएगा और पता नहीं क्या क्या पहाड़ गिराए जाएंगे। लेकिन इसको मजीद बेहतर तरीके से जानने के लिए एक आम इंसान, एक आम शहरी और एक आम पाकिस्तानी को समझने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है और माशियात साजिद अमीन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साजिद अमीन साहब, आई होप यू आर वेल। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग जी, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। साजिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब सेफ डिपॉजिट मुद्दत में तौसी करना पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा साबित होगा, हमारी मईशत के लिए कितना अच्छा साबित होगा? जी मेरे ख्याल ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप करंट सिनारियो में देखें तो जो सबसे बड़ा प्रेशर गवर्नमेंट पे आ रहा था और फिर वो मार्केट पे और रुपए पे जा रहा था, वो ये था IMF के प्रोग्राम का ना होना, उसका अनाउंस ना होना, उस ट्रांच का ना मिलना। एक जो बड़ी मेजर वहाँ रीज़न आ रही थी, क्योंकि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हुई थी, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाना था, एनर्जी प्राइसेस को बढ़ाना था, नए टैक्सेस लगाना था, वो सारी पूरी हो गई हुई थी। सिर्फ एक जगह पे आके बात जो है वो रुकी हुई थी कि हमें कुछ $4 अरब के करीब जो है वो फाइनेंसिंग अरेंज करनी थी IMF के अलावा। उसमें UAE ने कुछ अनाउंस कर दिया हुआ था $1 अरब का, और ये जो अब $3 अरब का हुआ है सऊदी अरब की तरफ से ऑलमोस्ट अनाउंस्ड है। एक आध दिन में ये कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो उसकी वजह से वो जो एक लास्ट शर्त हमारी रहती थी IMF की कि आप $4 बिलियन के करीब जो है वो अरेंज करें, वो भी पूरी हो गई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले एक आध हफ्ते में जो IMF की ट्रांच है वो हमें मिल जाएगी। इसकी वजह से वो जो मार्केट में एक बेयकीनी की सूरत हाल थी IMF के प्रोग्राम के हवाले से और रुपये के ऊपर जो प्रेशर था वो बहुत हद तक जो है वो रिलीज़ होगा। और उसकी वजह से फिर जाहिर है, जब अगर आपने देखा हो तो पिछले 2 हफ्ते में रुपया बहुत तेज़ी से ऊपर आया है और डॉलर नीचे गया है। उसकी एक बुनियादी वजह यही थी कि जब IMF ने अनाउंस कि हमारी तमाम शराइत पूरी हो गई हैं, और उसका फिर जाहिर है एक इन्फ्लेशन पे एक इम्पैक्ट आता है। जब आपका रुपया डिप्रिशिएट होता है तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और जब आपका रुपया बेहतर होगा तो इन्फ्लेशन किसी हद तक जो है वो कम होगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर इस पर कहना चाहूँगा कि गो कि ये शॉर्ट टर्म में एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है
बट हम पिछले 60-70 साल से इन्हीं चीज़ों पे चल रहे हैं। ये परमानेंट हल नहीं है किसी भी चीज़ का। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे हमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती रहेंगी। एब्सोल्युटली। इस तरीके से आप बताएं, डॉलर का भी मैं रोज ही देखती हूँ, बल्कि इनफैक्ट सेट पर आके देखती हूँ कि क्या डॉलर ओपन मार्केट में रेट चल रहा है, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली हम क्या करें। लेकिन IMF ने जो दीगर ममालिक से हमने जो है वो पैसा जमा करने का कहा था वो तकरीबन हो रहा है। साजिद साहब, हालात क्या उम्मीद रखते हैं आप कि IMF की जानिब से किसका जो है वो इजरा जल्द हो सकता है, उसकी कोई सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है? जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है जो बहुत सारी मार्केट में राय है और जो तवक्को है वो शायद एंड अगस्त से पहले हमें अगले हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो ट्रांच जो है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हमारे यहाँ शायद लिक्विडिटी का क्राइसिस नहीं था। हमारे यहाँ जो IMF के साथ क्राइसिस था वो क्रेडिबिलिटी का था और वो ट्रस्ट का था। क्योंकि मार्च में जब गवर्नमेंट, जो लास्ट गवर्नमेंट है, उसने जब पेट्रोल प्राइस को बिल्कुल फ्रीज कर दिया, उस वक्त जब पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही थी, तो वो मुआहदे जो हमने IMF के साथ किए थे हमने उसकी बिल्कुल खिलाफ वर्जी की, उसके बिल्कुल अपोजिट किया, जिसकी वजह से वो एक ट्रस्ट गैप आ गया। और वो तमाम शराइत सॉरी जो प्रोग्राम में चलते चलते पूरी हो सकती थी, IMF ने उस ट्रस्ट की वजह से, ट्रस्ट ना होने की वजह से, क्रेडिबिलिटी ना होने की वजह से, उस प्रोग्राम रिवर्स करने की वजह से जो हमने किया मार्च में, ये कहा कि आप पहले तमाम शराइत जो है वो पूरी करें, इसलिए फिर जाके हम वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो ही हमने उस गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट को कम से कम एक क्रेडिट ज़रूर हमें देना चाहिए, क्योंकि इसके अपने मसाइल रहे हैं, वो रहेंगे, कि वो बहुत सख्त शराइत जो कि पाकिस्तान को किसी भी डिफ़ॉल्ट से, किसी भी तरह के ख़तरे से बचाने के लिए ज़रूरी थी, वो ली गई। ये बड़ा मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आई हो, महंगाई को ख़त्म करने के नाम पे आई हो, बट उसको अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर पेट्रोल की प्राइसेस को है 60 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये तक बढ़ाना पड़े, बट वो बढ़ाई गई। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा एक अहम ट्रस्ट बिल्डिंग गैप जो मेजर थी, जिसने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया IMF में कि ये गवर्नमेंट जो है वो उन संजीदा इक़दामात को लेने के लिए तैयार है। और वो ग्रेजुअली फिर जब क्रेडिबिलिटी कम हुई तो अब जो फाइनेंस है वो आना शुरू हो गया है उसमें। बिल्कुल, और भी फाइनेंस आना शुरू हो गया है, और इसी तरीके से मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद अमीन, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI, हमारे साथ मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया, और आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें इस वक्त पूरा एक्सप्लेन किया है, इस वक्त जो हमारा पूरा सिनेरियो है, सिचुएशन है पाकिस्तान की मईशत की। लेकिन यहाँ पर हमारी सिचुएशन ये है कि हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के वापस आते हैं, कुछ मजीद मामला तो बात करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, गुड मॉर्निंग भी कहेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ हमें कुछ दीगर मसाइल का जिक्र भी करना है, क्योंकि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का बहुत जिक्र हो रहा है माया, और बहुत जल्द होने भी जा रहे हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इस वक्त बल्दियाती निज़ाम जो खासतौर पर सिंध का है, उसमें हम हमेशा ही शिकायत करते हैं, हम क्या शिकायत करते हैं, जो मेयर आता है वो शिकायत करते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक हम फ्राइडे का ही हमारा शो था जिसपे हमने बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जी अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई मेयर बनता है तो उसके ऊपर बस वाकई कोई पावर नहीं होती, उसके पास वाकई कोई उसके पास वसाइल नहीं होते, और इल्ज़ाम खाने के लिए और जो है वो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक लेने के लिए वो मेयर होता है, लेकिन एक्चुअली इख्तियारात उसके पास इन रियलिटी नहीं होती। बल्दियाती सहूलियात की फराहमी इंतहाई मुश्किल हो गई है शहरियों को। साथ में हम ये देख रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम जो कि 2013 का है, जिसमें सिंध हुकूमत ने नाफिज किया था, जिसको इसमें ना सिर्फ बल्दियाती इदारों के वसाइल कम हैं बल्कि महदूद भी हैं जो कि बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है, और इस वजह के साथ साथ किन मसाइल का बायस बन सकता है ये निज़ाम, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले अपने नुमाइंदे से हम डिटेल्स जानेंगे, फिर से मजीद बात करेंगे। फरीद आलम हमें अपडेट कर रहे हैं, फिर मजीद बात करेंगे। क्या बात। बिल्कुल, आइंदा 2 हफ्ते के बाद जो बल्दियाती इंतखाबात सिंध में होने जा रहे हैं, उसके नतीजे में जो बल्दियाती मुंतखब क़यादत आएगी उसके लिए शहर के मसाइल हल करना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत सिंध ने 2013 के अंदर बल्दियाती इदारों के जो इख्तियारात थे और जो मुंतखब बल्दियाती क़यादत थी उसके इख्तियारात को सल्ब कर लिया था। एक ऐसा मुतनाज़ा कानून बना के SLGA 2013 के तहत तमाम इदारों के और मुंतखब बल्दियाती क़यादत नुमाइंदों के इख्तियारात को सल्ब कर लिया गया था।
इस वक्त एक ऐसे वक्त में इलेक्शन होने जा रहे हैं जब शहर को शदीद तामीरात की ज़रूरत है। शहर मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। शहर में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना सड़कें हैं, ना अस्पताल हैं, ना पार्क हैं जो शहरियों को किसी भी तरह की सहूलत फराम कर सकें। एक ऐसे वक्त में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं जब ये शहर मुकम्मल तौर पर तवज्जो का मुंतज़िर है, लेकिन हुकूमत सिंध का SLGA 2013 बल्दियाती क़यादत के लिए मुमकिन नहीं बनाता कि उस शहर की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। 2013 से कबल बल्दिया उज़्मा कराची के एक वाहिद इदारा था जो इस पूरे शहर का निज़ाम को चलाता था, लेकिन हुकूमत सिंध ने 2013 के अंदर एक ऐसा मुतनाज़ा बल्दियाती क़ानून शहर में नाफिज़ किया जिसके तहत तमाम के तमाम इख्तियारात बल्दियाती मुंतखब क़यादत से लेने के बाद सिंध हुकूमत को और सिंध हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको मुंतकिल कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को बल्दिया उज़्मा कराची से अलग किया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाया। उसके बाद बल्दियाती इदारों से कचरा लेने के इख्तियारात भी छीने गए और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया गया। उसके बाद कराची की तरक्यात में अहम किरदार अदा करने वाला इदारा तरक्यात कराची जो कि KMC के मातहत काम करता था उसको भी KMC से अलहदा करा गया। इसी तरह मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी KMC से अलहदा किया गया और मली लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी KMC से अलहदा कर दिया गया। इन सब वजूहात की बिना पर अब ये कहना मुमकिन नहीं रहा कि आइंदा 2 हफ्ते के बाद सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसके नतीजे में जो बल्दियाती क़यादत आएगी इन इख्तियारात में रह के जहाँ मेयर कराची या ज़िले का चेयरमैन या टाउन का चेयरमैन एक 14 ग्रेड और 16 ग्रेड के अफसर का ट्रांसफ़र और तकर्रुर भी नहीं कर सकता, वो शहर के लिए क्या काम कर सकता है। मेयर कराची के पास इतने इख्तियारात हैं ना इतने वसाइल हैं, क्योंकि हुकूमत सिंध 2013 के कानून के तहत बल्दिया उज़्मा कराची से जो रेवेन्यू हासिल करने वाले महकमे थे लोकल टैक्सीज़ और अपना लोकल टैक्सीज़ वो बल्दियाती इदारों से ले चुकी है। सबसे बड़ा एक ज़रिया था। अब बल्दियाती उमूर चलाने के लिए या शहर की तरक्की के काम करने के लिए ना बल्दिया उज़्मा कराची को हुकूमत सिंध वाफिर फ़ंड तरक्याती फ़ंड फराम करती है, ना ही उनके पास अपने रिसोर्सेज हैं कि वो फ़ंड इकट्ठा कर सकें। हुकूमत सिंध की इस अकरबा परवरी के बाद आज शहर कायद की ना कोई सड़क सलामत है, ना कोई पार्क आबाद है, ना ही अस्पताल ऐसे हैं कि जहाँ जो है मरीज़ों को ले जाया जा सके, ना ही कचरा मुस्तकिल तौर पर उठता है। इस शहर से गंदगी की गलाजत के ढेर लगे हुए, पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना ट्रांसपोर्ट है। 2013 से कबल ये सारे मामला ये सारे इंतजामात बल्दिया उज़्मा कराची या बल्दियाती इदारे करते थे, लेकिन 2013 के बाद हुकूमत सिंध ने जो है तमाम इख्तियारात बल्दियाती इदारों से ले लिया, जिसके बाद से लेके आज तक ये इस शहर की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। शहर के बल्दियाती मसाइल की वजह से शहरी दर बदर की ठोकरें खाते हैं। किसी का गटर बंद होता है, किसी के घर में पानी नहीं आता, तो किसी के घर ग्राउंड के अंदर कब्ज़ा हुआ है, पार्क उजड़े हुए। शहरी करें तो करे क्या। हुकूमत सिंध से सियासी जमातों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात ज़रूर कराए जाए, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात से कबल आइन का आर्टिकल 140 का निफाज किया जाए। तमाम इख्तियारात जो हैं निचली माली और इंतज़ामी निचली और मुकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएँ। प्रोविंशियल सूबाई मालियाती कमीशन का के तहत शहरों को जो है जो फ़ंड वफाक से मिलता है सूबे को, सूबे से बल्दियाती इदारों को मुंतकिल होना चाहिए, फौरी तौर पर किया जाए। बल्दियाती इदारों के ग्रांट में इजाफ़ा किया जाए, उनके OZT शेयर में इजाफ़ा किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाली बल्दियाती क़यादत एक कठपुतली तमाशे से ज़्यादा कुछ भी ना होगा। जी ठीक है फरीद आलम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत डिटेल में हमें समझाया और हम सबको ये समझने में आसानी हो गई कि इस वक्त KMC कर कह सकता है। जब ये तमाम चीज़ें KMC के इख्तियार में नहीं हैं, इतने महदूद वसाइल हैं, तो फिर KMC किस तरीके से या कोई भी अगर मेयर मुंतखब होकर आता है कराची में तो वो क्या काम कर सकता है। इसी मामले पर बात करने के लिए रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। हलीम साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग सर। हलीम साहब अभी हम सुन रहे थे, खासतौर पर हमारे नुमाइंदे बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार करके लाए थे और खैर हम ये सब जानते हैं कि सिंध खासतौर पर सिंध हुकूमत की अगर बात करें तो SBCA की बात करें, ये KMC के अब अंडर नहीं है, कचरा उठाना KMC के अंडर नहीं है, फिर उसके बाद मलीर और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी KMC के अंडर नहीं है, इदारा तरक्याती कराची KMC के अंडर नहीं है। ये सब कुछ अगर KMC के अंडर नहीं है तो सर फिर KMC कर क्या सकता है? अगर कोई मेयर मुंतखब होकर आ भी जाए तो वो करेगा क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन बल्दियाती इस वक्त कराए जा रहे हैं और आधे 4 डिवीजन्स के अंदर हो चुके हैं, ये भागते चोर की लंगोटी के मिस्दाक इन्होंने जाते जाते भागते भागते सिंध हुकूमत ने कि बजाय इसके कि इससे कबल के इलेक्शन हो जाए, जो हम इलेक्शन जनरल इलेक्शन मांग रहे हैं और सब कुछ तब्दील हो जाए, उससे पहले उन्होंने
मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पे हम कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल आपके रिपोर्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। आइन के आर्टिकल 140A से मुताबिकत में ये निज़ाम ही नहीं है इस वक्त सारा कंट्रोल जो भी बल्दियाती इदारे हैं उसका कंट्रोल सिंध हुकूमत के पास है, एक सेक्रेटरी के पास है। ये जितने चेयरमैन बनेंगे, मेयर्स बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे, इनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। बैत जुम्बिश कलम कोई सेक्रेटरी साहब मिनिस्टर ऑर्डर करेगा पीपल्स पार्टी का, वो सेक्रेटरी अपने पे इख्तियार ले लेगा अगर कोई बचे कुचे रह भी गए हैं। अब बात आती है जब केएमसी की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि केएमसी खुद एक ये मिलजुल के एक निज़ाम के तहत, आज देखिए एमक्यूएम पीपल्स पार्टी फिर इकट्ठे हो चुके हैं, इत्तेहादी हैं, सिर्फ बातें करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये एक साथ खड़े हुए हैं। सूरत हाल ये है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसके बाद रिजल्ट में जो भी गवर्नमेंट आती है, मैं समझता हूँ कि हमने तय किया होगा कि ये निज़ाम चल नहीं सकेगा और हम इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हम ज़बरदस्त तरीके से जीतेंगे, मेयर कराची भी हमारा होगा, लेकिन ये निज़ाम ठीक नहीं है, इसको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन सिंध हुकूमत एक तरफ कुछ कहती है, दूसरी जानिब कुछ कहती है। इस वक्त तो केएमसी के पास कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से घरों नलकों में पानी नहीं आता है। सिंध का कारनामा, नलकों से पानी नहीं आता है, टैंकर से पानी आ जाता है, ये भी एक कारनामा है। कचरा सिंध हुकूमत के पास, पूरा शहर दुनिया का 5वां गंदा तरीन शहर इन्होंने बना दिया है। अभी बारिश में आप देखिए क्या शहर की रोडों का, रस्तों का हाल हुआ है कि शहर में चलने को खड्डे, बर्बादी हो चुकी है। सूरत हाल ये, इस सूरत हाल के अंदर सिंध हुकूमत के पास सब कुछ है, दिखावा तो है, और उसके बाद जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर बल्दियाती इदारों, अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए जरूर इस पे ऐड कर दीजिएगा, लेकिन अगर बल्दियाती इदारों के पास कोई वसाइल है ही नहीं या कम होंगे, तो जो हमारा बेसिक हमारा मोटिव है, शहर के हालात कैसे बेहतर होंगे? देखिए, हमने वही कहा कि हम तो चाहते थे, हम चाह रहे हैं, हम चाहते रहेंगे कि आर्टिकल 140A जो आइन का आर्टिकल 140A है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे चुका है कि हमारी जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है 2013 का, उसकी 74 और 75 दो शिकायत उन्होंने खत्म कर दी हैं, जिसके तहत पूरा बल्दियाती निज़ाम हुकूमत के अंडर में है, सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो गवर्न करती है उसको, जबकि इटसेल्फ ये लोकल गवर्नमेंट है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल आज़ादी हासिल है, बाख्तियार होना चाहिए उसको। अभी सूरत हाल है कि इस वक्त कुछ भी नहीं है, चूंकि हमने इसको जाने नहीं देना था कि ये अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ने, हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने एतराज के साथ, अपने इस नुक्ते के साथ कि ये बेख्तियार लोकल काउंसिल, लोकल गवर्नमेंट जो है, ये कोई डिलीवर नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह हलीम साहब, फिर कॉन्टेस्ट करने का फायदा क्या होगा? फर्ज करें कि अगर आप लोगों की जमात इसमें जीत भी जाती है, तो फिर फायदा तो कोई भी नहीं है, तो फिर कॉन्टेस्ट आपके ख्याल में करना जरूरी है, करना चाहिए, जब फायदा ही कोई नहीं है, जब आप कर ही कुछ नहीं सकते शहर के लिए? देखिए, हमें अंदाजा है कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो हम जनरल इलेक्शन चाह रहे हैं, ये प्रेशर पूरी कौम का है, जो 2 रोज कबल लाहौर में भी आपने देखा, कौम ने देखा, जो पूरी कौम बाहर निकली खड़ी है इलेक्शन के मुतालबे के कि ये कौम आवाम को गवर्न करने दो, आवाम को गवर्नमेंट लाने दो, आवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करने दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की होगी, वज़ीर आज़म हमारे दोबारा इमरान खान साहब होंगे, हर सूबे का चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, 2/3 मेजॉरिटी होगी, इंशाल्लाह कानून साजी, बेहतर कानून साजी कर लेंगे, बाइख्तियार आइन के मुताबिक बाइख्तियार लोकल काउंसिल बनाएंगे। जहाँ 30 साल का गंद फैला हुआ है, जहाँ 14 साल पहले इन्होंने इसको तबाह बर्बाद कर दिया अपने सिस्टम को, पीपल्स पार्टी ने, 2-4 महीने की बात है, इंशाअल्लाह हम इस लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को, निज़ाम को एक जैसा बनाएंगे पूरे पाकिस्तान में, जिसपे हकीकी लोकल गवर्नमेंट होगी, अवाम के नुमाइंदे बाइख्तियार होंगे, बजाय इसके कि ये जो अफसरान हैं ये बाइख्तियार हों। तो हमें उम्मीद है, कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि चंद माह की बात है, इंशाल्लाह ये जो सारा गंद इन्होंने फैला दिया है इसको साफ कर लेंगे, और इंशाल्लाह वो इख्तियार जो निचली सतह पर होना चाहिए, जो बल्दियाती इख्तियार होना चाहिए, रोडों का, लेकिन हलीम साहब, मेरा यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ये था जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अगर जमातें ये समझती हैं, मुख्तलिफ जमातों को, सियासी जमातों को हम इस पर ले चुके हैं, बात कर चुके हैं, खासतौर पर बल्दियाती निज़ाम पर, तो सर अगर बल्दियाती निज़ाम ठीक नहीं है तो फिर जमातें इस पर कॉन्टेस्ट कर क्यों रही हैं? फिर तो बाइकआउट कर देना चाहिए सब जमातों को।
मतलब देखिए कि इसका मतलब है कि हम इस माफिया को एक खुला मैदान दे दें, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को। एमक्यूएम देखें ये एक है, ये की थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये तो कर सामने भी आ चुका है। ये हमारा 245 का इलेक्शन भी इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं, अंदर से इकट्ठे हो गए। बात यह है कि हम ग्राउंड खाली नहीं छोड़ सकते इनके लिए। हम नहीं चाहते कि ये अवाम का पैसा है, हम कराची का मैंडेट जनरल इलेक्शन में हमें मिला था, हम अपने वोटर्स को लावारिस इन भेड़ियों के आगे नहीं फेंक सकते जो फाइनेंशियल डाकू हैं, जो कि हम उनके आगे नहीं फेंक सकते। इसलिए कोई मैदान हमने नहीं छोड़ना। लेकिन बात है जिन जमातों की आप बात करें, सारी जमातें तो इकट्ठी हैं हमारे खिलाफ, सब जमातें पीछे से मिली हुई हैं। अकेली पीटीआई जो है इन सबका मुकाबला कर रही है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर अलीम साहब मैदान खाली नहीं छोड़ना और आप लोग भी इस निजाम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, फर्ज करें कि अगर इसमें पीटीआई इलेक्ट हो भी जाती तो फिर आप लोगों का क्या प्लान होगा? इस निजाम को ठीक करने के लिए आपको क्या किरदार निभाएंगे, खासतौर पर अगर पीटीआई की हम बात करें तो? जी देखिए, बड़ा आसान, बहुत ही आसान, कि जो आइन में इख्तियारात दिए गए हैं, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तमाम इख्तियार अगर लोकल गवर्नमेंट के पास और हमारे इदारों के पास होता है, डीएमसीज के पास होता है, केएमसी के पास होता है, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वो खुद अपने फैसलों से अपने इलाके की डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो तमाम खुद रिकवरीज कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, तमाम बाइख्तियार। दुनिया जहान में यही होता है। तो मैं समझता हूँ हम बाइख्तियार लोग, बड़ा आसान है, आर्टिकल 140A की रूह के मुताबिक हम बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाएंगे और ये लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे। इट्स अ गवर्नमेंट, वो कि ज़ेली इदारा नहीं है किसी सूबे का, किसी वफाक का, वो मुकामी हुकूमत है और हुकूमत हमेशा बाइख्तियार होती है। सिंध हुकूमत को इख्तियार चाहिए वफाक से सूबे में, एनएफसी खपे, पीएफसी नहीं खपे, नीचे नहीं देना है, क्योंकि सब कुछ, हर इख्तियार वज़ीर आला मुराद अली शाह एज द फाइनेंस मिनिस्टर, हर पैसा एक एक रुपया उसके कलम से गुजरना है, जिसमें कमीशन अलग जाना है, करप्शन अलग होनी है। हम चाहेंगे कि एनएफसी भी मिले तो पीएफसी दिया जाए, सूबे में बाइख्तियार हो तो डिस्ट्रिक्ट भी बाइख्तियार हो, यूसी बाइख्तियार हो, टाउन बाइख्तियार हो। बड़ा आसान है, बाकी तो डिटेल्स हैं। हम तो कहते हैं कि आइन में मौजूद है बाइख्तियार, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड पॉलिटिकली बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट हम इंशाल्लाह करेंगे। और उसके अंदर हमें अगर कानून साजी करनी पड़ी, जो कुछ हमें करना पड़ा, हम समझ सकते हैं। चूंकि शहर से बड़ी जाती है, ये वो शहर है जो 65% पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है, मोर देन 90% सिंध के सूबे के लिए करता है। लेकिन उन नए शहर वालों की बिजनेस कम्युनिटी जलील हो रही है, शहर वाले जलील हो रहे हैं। तो बार बार जिक्र करते हैं कि ये शहर के साथ ज्यादती होती है, खासतौर पर कराची वालों के साथ। इतने हाईली टैक्स पेयर होने के बावजूद, इतना टैक्स पे करने के बावजूद, यहाँ पर कोई भी जमात हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट ही क्यों ना हो या वो विफाक हो, प्रोजेक्ट का ऐलान किया जाता है लेकिन यहाँ पर किसी के लिए कोई काम नहीं किया जाता, वो जिस मर्जी को इलेक्ट कर ले। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये इस निज़ाम में इस तरीके से बेहतरी आएगी, खासतौर पर बल्दियाती इदारों में, तो शायद कराची में कुछ बेहतरी आ जाए, शायद हमारी कुछ रोड्स बेहतर हो जाए, शायद यहाँ का जो बाकी निज़ाम है उसमें कोई बेहतरी आ जाए। बहुत शुक्रिया अलीम आदिल शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने सबसे पहले पाकिस्तान में अपना वक्त दिया, खासतौर पर इस बल्दियाती निज़ाम पर बात की, जिसको बेहतर करना माया से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये पता होना बहुत जरूरी है, आम शहरी को ये पता होना जरूरी है कि अगर बल्दियाती हुकूमत होती है तो उसके पास क्या अख्तियारात होते हैं या होने चाहिए। इस हवाले से आगाही होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक और चीज बड़ा पता होना जरूरी है, जो हमें नजर तो आ रहा है लेकिन उसके पीछे क्या छुपा हुआ राज है। मैं बात कर रही हूँ उन बादलों की जो हमें नजर तो आ रही है, लेकिन उनके पीछे जो राज है वो वेदरमैन हमें बताएंगे। तो खैर एनी हाउ, कौन सा राज है कि ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है कराची में? मैंने कभी भी तवील बारिश अभी तक, जब से मैं कराची में, मैंने नहीं देखी। ऐसा लग रहा है हम कोई मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका या थाईलैंड वाले एरिया में आ गए, जहाँ पे मुसलसल जो है वो बारिश हुई चली जा रही है। लेकिन कितना खूबसूरत हो गया ना, शहर शहर धुल गया है और ऐसा लगता है सड़कें वगैरह, हम लोग उस दिन शूट पे भी गए हुए थे, कितनी अच्छी लग रही थी ना। आंखें बंद करके इमेजिन करूं बात जो आप बता रहे हैं ना कि सड़कें धुल गई हैं, और आप आंखें बंद करके ना अब चश्मे के ऊपर ना 2 वाइपर लगा ले ताकि जब आप आंखें खोलें तो आपको साफ नजर आए। हमारे साथ मौसम के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे ऑल टाइम वेट, हमारे वेदरमैन जवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई? खैरियत से आप? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग आप सब लोगों। थैंक यू भैया, थैंक यू जवाद भाई। ये जो मतलब बादल भाई हैं,
ये बादल भाई माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लगते हैं, मौसम बड़ा खुशगवार कर देते हैं, लेकिन अब सिस्टम कहाँ आ रहा है? रात में अचानक से मैंने जब चेक किया तो कुछ बादलों का एक पैच था जो कि कराची शहर के गिर्दो नवा में नजर आ रहा था और वो खत्म हो रहा था। सुनने में आया है, हमने कुछ और एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा था 16th के बाद यानी कि कल के बाद से फिर एक सिस्टम दाखिल हो रहा है 16 to 18 का। हाँ 16 to 18 का। तो प्लीज जरा बताइएगा अगला हफ्ता आपका कैसा रहेगा, सितारों का हाल? जी माया, अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि बहरे अरब से एक लो प्रेशर सिस्टम जो है वो हमारे काफ़ी करीब मौजूद है। और कल रात से जिस तरह आपने बताया तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। कराची और इसके आसपास के तकरीबन एरियाज़ में जो है वो कंटिन्यूसली बैक टू बैक बादल बन रहे हैं, जिसमें आज सुबह भी जो है वो काफ़ी अच्छे शावर्स हुए और ये सिलसिला जो है वो थ्रू आउट दिन इसी तरह ऑन ऑफ चलता रहेगा। रही बात नए सिस्टम की, तो नया जो आने वाला सिस्टम है काफ़ी मजबूत सिस्टम है और यही देखने में आ रहा है कि 16 तारीख से जो है यानी कि कल से जो है ये सिंध पे असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। अर्ली जो है वो पाक इंडिया बॉर्डर जो है वहाँ से जो है वो बारिशें आना शुरू होंगी, थरपारकर, उमरकोट, इस सारे रीजन में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कल रात तक जो है उम्मीद है कि ये फिर कराची पे काफ़ी हद तक असरअंदाज होना शुरू हो जाए। जवाद भाई बड़ी गलत बात है, आप हमें एक तारीख देते हैं, हम इंतजार करते हैं कि कब ये तारीख खत्म होगी और जब वो खत्म होती तो फिर आप बताते हैं कि 3 दिन बाद एक नया सिस्टम आ रहा है। मतलब आप ये बताएं कि ये जो 16 से शुरू हो रहा है इसका 16 से आगाज होगा और आप बता रहे हैं कि बड़ा मजबूत सिस्टम है, ये कब तक चलेगा? क्या हमने जो पहले के स्पेल देखे हैं उसी किस्म का है? क्योंकि अब कराची वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस बारिश को, सड़कों का बुरा हाल हो गया है, आना जाना मुश्किल हो गया है। तो जरा बताइएगा कराची वालों के लिए मुश्किल फिर बढ़ने वाली है? शाहजेब भाई, बिल्कुल काफ़ी मजबूत सिस्टम है और ज़्यादातर जो इसके इफेक्ट्स होंगे वो 17-18 को होंगे, जिस दौरान जो है वो कराची में एक बार फिर जो है वो मॉडरेट टू हैवी और कुछ एरियाज में जो है वो वेरी हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट की जा रही है। और अभी तक यही देखने में आ रहा है कि 19 तारीख तक मैक्सिमम इसके असरात जो हैं वो थोड़े बहुत रहेंगे और मेजर डेज जो कराची के लिए है वो 17 और 18 ही हैं। लो लाइंग एरियाज में जो है वो एक बार फिर अपना क्या कहते हैं अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। और ज्यादा इस सिस्टम का मजबूत होना साउथ की साइड पे साबित होगा या नॉर्थ की साइड पे, जरा ये बता दें। देखिए शाहजेब भाई, दो अभी जो है ना इसके डिफरेंट ट्रैक्स नजर आ रहे हैं। एक ज्यादातर जो नजर आ रहा है वो यही है कि ये सिस्टम राजस्थान से सिंध गुजरात बॉर्डर से होता हुआ गुजरेगा, सिंध से और अरेबियन सी की तरफ जाएगा। तो यही देखने में आ रहा है कि सदर्न साइड जो है वो सिंध की ज्यादातर इफेक्टेड रहेगी, ठट्टा, बदीन, कराची, साहिली पट्टी, और फिर ये आगे बलोचिस्तान पे जो है वो शिफ्ट होगा। अब इसके सवाल खत्म, जवाब में इसके सवाल खत्म हो गए। ये अब बोट लेने वाला है, नहीं तो छोटी सी एक कायाक ले लेगा और ऐसे करके वापस आएगा। जल्दी से बता दीजिए मुख्तसरन जवाद भाई कि अब अगस्त के हम सेकेंड हाफ में दाखिल हो रहे हैं। आप लोगों से या मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से भी हमने यही पता किया कि नहीं सितंबर तक ये स्पेल्स रहेंगे। जिस तरह की नजर आ रहे हैं, क्या ये स्पेल्स सितंबर से भी ज्यादा आगे जा सकते हैं या आगे हम मजीद स्ट्रॉन्ग स्पेल्स एक्सपेक्ट करें? जी मुख्तसरन। माया, देखें इस सितंबर के स्टार्टिंग तक तो यही नजर आ रहा है कि बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग स्पेल्स आएंगे। अभी अगस्त के एंड तक जो है वो अभी तकरीबन 2 स्पेल्स जो है वो और एक्सपेक्टेड हैं और सितंबर के भी स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन होंगे उसमें भी यही देखने में आ रहा है कि 1 से 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग स्पेल एक्सपेक्टेड है। मतलब फिर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब है कि पूरा साल कराची में बारिश होगी, आप लोग जो है ना वो रेडी हो जाएं। ये अगस्त का महीना और सितंबर का और अक्टूबर का। बहुत शुक्रिया जवाब भाई, थैंक यू वेरी मच। ये ऐसे ही रोता रहेगा, आप जाएं, अपना ख्याल रखिए। मैं नहीं रो रहा, पूरा कराची रो रहा है, इसी वजह से रो रहा है। छोटा सा वक्त लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। अब एक सेकंड आप वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और ब्रेक से पहले जिक्र हो रहा था बारिशों का और अगले आने वाले मजबूत सिस्टम का। लेकिन जो ऑलरेडी बारिशें हुई हैं, जो ऑलरेडी सिचुएशन चल रही है मानसून के चौथे स्पेल की, उसमें बादल जो बरसे हैं उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पर हम कराची में देखते हैं मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हम जिक्र कर रहे हैं वीकेंड पर हमने देखा कि मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद जो कोरंगी कॉजवे पर पानी सड़कों पर आ गया, उसके बाद अचानक तकरीबन ये बताया जा रहा है
कि सैलाबी रेला जो बना उसमें तकरीबन 40 लोग डूब गए और उनको फिर रेस्क्यू किया गया पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन्होंने बाकायदा उनको बचाने की कोशिश की। लोगों की मोटरसाइकिलें बह गई। फिर ईदी के रजाकारों ने और पुलिस ने खासतौर पर मिलजुल कर कोशिश की कि इन तमाम लोगों को बचाया जाए और अब तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन तमाम लोगों को बचा लिया गया, लेकिन उसमें लोगों का माली नुकसान भी हुआ है। किसी की मोटरसाइकिल बह गई, किसी की गाड़ी का नुकसान हुआ। तो ये जो सारा नुकसान है इसका जिम्मेदार खैर हम सब जानते हैं कौन है, लेकिन ये जानी नुकसान ये भी नहीं होना चाहिए और इसका किस तरीके से हल निकालना चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये बात करनी है कि रजाकारों ने वहां पर कितनी मेहनत से इन तमाम लोगों को बचाया। रजाकारों को तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अल्लाह के ये खास लोग ही हैं जो अल्लाह ने जिस तरह भेजे हैं, जिस तरह लोगों को बचाते हैं, जिस तरह लोगों की मदद करते हैं। न जाने कितने महल इन्होंने जन्नत में अपने लिए बना लिए होंगे, न जाने कितने और सवाब कमा लिए होंगे। मैं सिर्फ ये काम कह सकती हूँ कि आप सब लोगों का हम पर एहसान है कि आप लोग हमारे पाकिस्तान के जो है वो रजाकार है तमाम। अच्छा, इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन भी किया है और साथ हमारे बड़े काबिल एहतराम भी हैं, मेरी बड़ी प्यारी बिल्किस माँ के बेटे भी हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फैसल। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से भाई? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि कोरंगी कॉजवे पर कितने अफराद जो हैं वो फंस गए थे और हालात कितने खतरनाक थे? पूछने का मकसद ये कि ताकि पता चले किस तरीके से डिफिकल्टीज आई और किस तरह रेस्क्यू किया गया। जी भाई। ये जब भी कोरंगी कॉजवे पे जो आती है बारिश आती है, पानी जब आता है ना तो रास्ता बंद हो जाता है और लोग जो है वो अपनी फैमिलियों के साथ मोटरसाइकिल में, गाड़ी में गुजरते हैं। तो हर दफ़ा जब भी पानी आता है दर्जनों लोग यहाँ फंसते हैं और पुलिस भी उनको रोकना चाहती है, तब भी वो कहते हैं कि नहीं, हमारा रास्ता है, हमें जाने दे, पानी कम है। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता पानी भले कम होता है लेकिन बहाव बहुत तेज़ होता है। ये तकरीबन 1-1.5 फुट का भी पानी जो है वो गाड़ी को पूरा खींच के ले जाता है अपनी साथ। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए लोगों को कि वहाँ से ना गुजरें, वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के पुल से गुजर लें, वो ज़्यादा सेफ़ होता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने, मैंने सुना है पिछले दिनों कि कॉजवे, कोरंगी कॉजवे जो है, जो नदी मलीर नदी जो गुजरती है, यहाँ पे अब एक और ब्रिज बना रहे हैं जो कि आबादी की तरफ जाएगा। ये बहुत ही आसानी हो जाएगी। ना तो हर साल जो है वो यहाँ पे जब भी बारिशें आती हैं बहुत सारे लोग फंसते भी हैं और इनमें हलाकतें भी होती हैं। सही बात। फैल साहब, यहाँ पर ये जरूर बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो खास तौर पर रजाकारों की जानिब से किया गया है ईदी के, उनको कितनी मुश्किलात का सामना रहा, कितने लोग डूब गए थे, उन तमाम लोगों को बचा लिया गया, क्या इसकी अपडेट्स हैं? ये जो अभी फिगर जो पिछले आपने अभी चलाया ना कि पिछले दिनों में 40 लोगों को यहाँ से निकाला गया है, इसमें फायर रेस्क्यू के वर्कर्स भी थे, इसमें बहुत सारे दूसरे लोग भी थे जो कि लोगों की मदद के लिए गए थे और फंस गए थे। इसमें हमारी जो टीम है उसको अभी रिसेंटली पिछले साल हमारी जो है वो हमारी ट्रेनिंग की थी। नेवी के एक रिटायर्ड ट्रेनर हैं, उन्होंने हमारे अच्छी खासी तकरीबन 20-25 लोगों की जो है वो हमारे जो स्टाफ होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उन जो स्विमिंग से इंटरेस्ट रखते थे उनकी ट्रेनिंग की थी, जिसकी वजह से हमारी 2-3-4 टीमें जो है ना बहुत अच्छी बन गई हैं। तो ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। इससे पहले ही हम काम तो करते रहे लेकिन वो हमें हमेशा परेशानी रहती थी क्योंकि हम खुद इतने अनट्रेंड होते थे, हमारी स्विमिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वो हमारे पास 4-5 टीमें ऐसी बन गई हैं कि हम कभी इनको अंदरूनी सिंध भी भेज देते हैं। बलूचिस्तान की जो हालिया बारिशें हुई थी उसमें से भी एक टीम, हालांकि सारे पुल टूट जाने के बाद हमें वहाँ के डीसी ने और पुलिस ने जो है वो काफ़ी मदद की ताकि हम बेला तक पहुँच सकें, उत्थल तक पहुँच सकें, क्योंकि वो सारे पुल टूट गए थे। तो हमारी कश्ती तो क्रॉस कर जाती थी लेकिन गाड़ी दूसरी तरफ नहीं होती थी, तो वो 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर फिर जो है वो उसके लिए पुलिस की गाड़ी आती थी जिसमें वो किश्ती रख के हम ले जाते थे। अल्लाह, आपको देख रही हूँ, आपको सुन रही हूँ तो बिल्किस माँ की और ज़्यादा याद आ रही, क्योंकि उनसे बड़ा सदियों का जो है वो ताल्लुक, रिश्ता और बड़े प्रोग्राम साथ में किए और हमेशा आपसे कहीं ना कहीं पसे पर्दा मुलाकात रही।
अभी सिचुएशन इस तरह आप बता रहे हैं फैसल भाई कि बारिशों में जिस तरह सिचुएशन आ रही है, जब बारिश आती है तो अब ये जो ब्रिज वहां बना रहे हैं और सीधा आबादी की तरफ जाएगा, उससे बारिशों और उस तरह की सिचुएशन में बहुत बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अगर बात करें तो शहरियों को बचाने के लिए और किस तरह के इकदाम आप समझते हैं जरूरत है, या आवाम की तरफ से जरूरत है, या हमें बेसिकली एज अ माशरती तौर पर उनको जरूरत है देखने की? जी, रेस्क्यू के हवाले से ट्रेनिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो फ्लड रेस्क्यू हो, समंदर का रेस्क्यू हो। इसके अलावा जो मेडिकल रेस्क्यू और दूसरी रेस्क्यू है, इस कराची के अंदर या सिंध के अंदर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। कोई एक इंस्टीट्यूट बन जाए जिसमें अगर ये गवर्नमेंट हमें ही जगह दे दे तो हम ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना सकते हैं गुलिस्तान जौहर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे अभी भी लैंड्स मौजूद हैं। बाकियों को तो लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया कराची में। अगर वहाँ पे अगर हमें मिल जाता है तो हम वहाँ पे स्विमिंग पूल्स भी बना लेंगे जिससे सी रेस्क्यू हो सकता है। हम मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी बना लेंगे जिससे जो है वो मेडिकल की ट्रेनिंग्स भी अच्छे तरीके से हो सकती हैं। और इसके साथ साथ फैसल साहब ये जरूर बताइएगा कि क्योंकि हमने बारिश में देखे बहुत मुश्किल हालात रहे हैं कराची के, खासतौर पर अभी भी का बताया जा रहा है एक मजबूत सिस्टम दाखिल हो रहा है 16 तारीख को कराची में। सर, इन तमाम हालात में कराची में सिर्फ ये कॉजवे की प्रॉब्लम नहीं है, मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं हादसात में बहुत इजाफा हुआ है। जो मोटरसाइकिल वाले हैं इनकी बहुत ज्यादा हादसात हुए, खासतौर पर ईदी की जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन्होंने किन किन मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं, यहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश की है। काइंडली जरा इस हवाले से बताइएगा कितने अब तक ऑपरेशंस हो चुके हैं अब तक रेस्क्यू के, खासतौर पर कराची में? नहीं, ये फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन समंदर में रेस्क्यू करने का जो मरबूत निज़ाम है वो समंदर से फ्लड में भी रेस्क्यू करने का जो मरबूत निज़ाम है सबसे बेहतर हमारे पास ही है सिंध में। इवन पुलिस भी, इवन जो है वो फोर्सेस के लोग भी वो हमारी मदद लेते हैं, हमारी कश्तियाँ लेते हैं, हमारे इंजन लेते हैं। साद ईदी जो कि मेरा बेटा है, इसने बहुत अच्छा जो है वो फ्लड रेस्क्यू का और सी रेस्क्यू का सिस्टम बना लिया है। और एक दुश्वारी है कि हम जो इक्विपमेंट मंगवाते हैं रेस्क्यू का उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते हैं और ये सारे इक्विपमेंट जो है वो लग्जरी आइटमों के अंदर आते हैं, तो इसकी वजह से हमें मतलब 1 लाख रुपए की चीज़ है तो 3-3 लाख रुपए तक का टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए इक्विपमेंट हमारा जो है वो बहुत कम है या बहुत पुराना है, तो उसकी वजह से हमें दुश्वारी होती है। तो गवर्नमेंट को हमने लेटर लिखे हैं, लेकिन इस वक्त इतना उलझाव में गवर्नमेंट आपस में चल रही है कि वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हमारी कोशिश है कि वो हमारी कुछ चीज़ें हैं उनको अगर टैक्स फ्री करें तो हम रेस्क्यू का जो सिस्टम है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं, उसमें मज़ीद इन्वेस्ट करके। मेरे ख्याल में इसको टैक्स फ्री करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं इसमें इतना हेल्प आउट तो आप लोगों को हो, और लोग भी जो सुन रहे हैं खासतौर फैसल ईदी साहब को, मेरे ख्याल में हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अगर ईदी हमारे लिए इतना काम कर रहा है इदारा इस वक्त, तो हमें भी उनके लिए जितनी कंट्रीब्यूशन है वो करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ फैसल भाई इस तरह बता रहे हैं कि पुलिस रोकती भी है, उसके बावजूद वो कहते हैं और वो समझते हैं बेचारे अपने उसमें ऑब्वियसली घर पहुंचने की जल्दी भी होती है और फिर आपको कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें हिट कर जाता है। उस एंड की अगर मैं आपसे बात करूं, उधर क्या इस्लाह की जरूरत है कि भाई अगर इस तरह की चैलेंजेस आते हैं तो सुन लें पुलिस को या कोई और तरीका अपनाना चाहिए? क्या करें, कान से पकड़ कर साइड पे बिठा दें? क्या करें आवाम के साथ ताकि वो बच सकें? आवाम समझती है कि ये छोटा पानी है, हम निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो रोज़ाना का वहाँ से गुजर होता है इनका, तो वो अक्सर औकात पानी आ जाता है। लेकिन जब ये बारिशें ज़्यादा होती हैं ना तो ये जो कॉजवे है, मलीर नदी जो है वो उसमें बहुत तेज़ी होती है। नज़र भले छोटा आ रहा होता है, 1 फुट का 1.5 फुट का पानी नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके बहाव बहुत तेज़ होता है। इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए और पुलिस उनके फ़ायदे के लिए वहाँ पे बैठी होती है तो उसकी बात माननी चाहिए। और हमारे यहाँ बात मानने का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत कम है। हमारे अंदर जो है वो इदारों की जो है वो इज़्ज़त करना, उनकी बात मानने का रिवाज बहुत कम है, इसलिए हमें नुकसान भी होता है इस वजह से। हमें इदारों की बात माननी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके इदारों को, आपके सारी टीम्स को। थैंक यू फैसल भाई आने के लिए, और अल्लाह पाक जो है वो ईदी सर और बिल्किस माँ के दर्जात बुलंद फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप आए प्रोग्राम में, अच्छा लगा और आपसे बात जान के अच्छा लगा कि जिस तरीके से जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह पुलिस की बात भी मान लेनी चाहिए, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट जो आपके रास्ते हैं उनमें नहीं होना चाहिए। पानी का बहाव ज़्यादा होता है, ब्रिज बनने से फ़ायदा होगा, बट येस रेस्क्यू टीम्स की ट्रेनिंग सेंटर्स की शिद्दत से ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, दैट आई एग्री ऑन। आगे बढ़ते हैं हम ज़रा क्रिकेट की तरफ।
बिल्कुल, मेरी तरफ नहीं, क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रीन शर्ट्स की। सर्द मौसम में माहौल गरमाने के लिए वो तैयार हैं। खासतौर पर कल पाकिस्तान और नीदरलैंड की जो टीमें हैं मध्य मुकाबले आएंगी। जिक्र हम कर रहे हैं 3 मैचेस की सीरीज का। पहले वनडे जो है वो कल खेला जाएगा, 2 बजे खेला जाएगा। दोनों टीम जो है वो फुल अपनी प्रैक्टिस भी कर रही हैं और कौमी टीम ने नीदरलैंड में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया है, भरपूर तैयारी की है। कल बड़े ये लोग तैयार हो के ना ग्रीन एंड व्हाइट शर्ट्स पहन के इन लोगों ने जो है ना वो परचम कुशाई भी की और नेशनल एंथम भी पढ़ा और 14 अगस्त फुल उन्होंने जो है ना फुल फ्लेज पेट्रियोटिक तरीके से मनाया। भाई बड़ी अच्छी सेलिब्रेट की है। परचम दिखा भी रहे हैं तमाम हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारा जो स्क्वाड है वो इस वक्त खड़ा है। इसमें रिजवान भी नजर आ रहे हैं, शाहीन शाफरीदी भी नजर आ रहे हैं। ये स्क्वाड इस वक्त मौजूद है नीदरलैंड में, जहां पर इस वक्त ये जो 3 मैच की सीरीज है इसका आगाज होने जा रहा है कल से। और इसके साथ नीदरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान तो जारी बात कर दिया है। क्या प्लेइंग 11 हो सकता है और कंडीशंस पाकिस्तान के लिए कितनी चैलेंजिंग है, ये हमें एक ही शख्स बताएगा। एक ही शख्स जो, और वो हमारे बहुत ही प्यारे और हमारे फेवरेट में से एक स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। माया, आपका और शादेब दोनों का बहुत शुक्रिया और आप दोनों को सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, नीदरलैंड की कंडीशंस कितनी मुख्तलिफ हैं, जरा सबसे पहले तो ये बताएं क्या होने जा रहा है, हम एक्साइटेड हो या ना हो? मैं तो पिंक शर्ट देख के एक्साइटेड हो गई हूँ, जबरदस्त। सुबह आपने ब्राइट कलर पहना है इकबाल भाई, छा गए आप। थैंक यू वेरी मच। देखिए, नीदरलैंड की टीम जो है पाकिस्तान के मुकाबले में खासी कमजोर टीम है, क्योंकि नीदरलैंड तो हॉकी के लिए ज्यादा मशहूर है। वहाँ हॉकी की 300 से ज्यादा ऑस्ट्रो टर्फ है, वहाँ हॉकी का खेल बड़ा खेला जाता है। फुटबॉल की टीम उनकी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन क्रिकेट में भी वो लोग आए और क्रिकेट में अब उनको वनडे इंटरनेशनल मैचेस का स्टेटस मिला हुआ है आईसीसी की जानिब से। वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, तो नीदरलैंड की टीम पाकिस्तान के मुकाबले में निस्बतन कमजोर है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके की पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है और जिस तरह से पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी होम सरजमीन पर जो सीरीज खेली थी वो जीता था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए एडवांटेज होगा इस सीरीज में। लेकिन मौसम की जहाँ तक शादेब आपने बात की कि खासा वहाँ पर अगस्त है और मौसम सर्द होना शुरू हो जाता है, फिर सितंबर में तो बहुत सर्दी होती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब वहां से आकर मुत्तहदा अरब अमारात में अपने आप को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 16, 18 और 21 अगस्त को 3 मैचेस वहाँ हैं और उसके बाद पाकिस्तानी टीम आ जाएगी मुत्तहदा अरब अमारात, जहां रिवायती हरीफ भारत से हमारा इतवार के दिन 28 अगस्त को एशिया कप का पहला मैच है। तो दैट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो अब क्या समझते हो, ऑब्वियसली आपने कहा कि इस तरह मौसम का भी चेंज होगा और कंडीशंस कितनी मुख्तलिफ आपकी नज़र में हो सकती हैं इकबाल भाई। साथ साथ एशिया कप से पहले रिदम में आने के लिए ये क्या अच्छा मौका है इनके लिए, क्या इनको चांस मिलेगा, मार्जिन मिलेगा, नहीं मिलेगा, व्हाट डू यू थिंक? देखिए माया, अगर इनकी आप पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन को देखें तो पाकिस्तान की पूरी वही फुल स्ट्रेंथ टीम को पाकिस्तान लेकर गया है। कोई यंगस्टर नहीं है जो टीम में शामिल थे। जैसे T20 वर्ल्ड कप के लिए हैदर अली शामिल था, वो T20 एशिया कप खेलेगा, वो वहां नहीं गया है। इफ्तिखार अहमद नहीं गया है। तो वही पुराने लड़के हैं पाकिस्तान के, वही कॉम्बिनेशन है। बाद लोगों की ये ओपिनियन है कि नीदरलैंड की टीम चूंकि कमजोर है, इसलिए पाकिस्तान को चाहिए था कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाता, वहां उनको मौका फराहम करता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि वही फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान की खेलेगी। इकबाल भाई, हम बड़ा डर रहे हैं कि इस तरीके से मध्य मुकाबले उनकी जो टीम है नीदरलैंड्स वो जरा कमजोर है। इंडिया के सामने ऑब्वियसली हमारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं, कैफियत डिफरेंट होती हैं, सीजन भी आ रहा है। ऑब्वियसली एक सवाल, इस तरह पिछले सालों में हमने ये अपने इस बेंच में इजाफा नहीं किया, ये पाकिस्तान के लिए कितना अलार्मिंग है अगर सारी सिचुएशन को देखा जाए तो? आपने बिल्कुल सही कहा माया। दरअसल पाकिस्तान को अब माजी से निकल आना चाहिए। लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने भारत को यही दुबई में T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में 10 विकेटों से हराया था, लेकिन अब भारत की टीम डिफरेंट है। अब आप देखें, उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को भी ले लिया है, रविंद्र जडेजा को भी ले लिया है, विराट कोहली जो आउट ऑफ फॉर्म है वो भी टीम में, सूर्य कुमार यादव जो इस वक्त वर्ल्ड T20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है वो भी टीम में उनकी, और उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आजमाए, तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज होगा। और हम बजाय कॉम्बिनेशन आजमाने के, हम वो जो जिसे कहते हैं ना कंफर्ट जोन, पावर हिटर्स को हम लेकर जाते हैं। हमारे पास आसिफ अली है पावर हिटर,
खुशदिल शाह पावर हिटर, उसके अलावा हैदर अली पावर हिटिंग करते हैं, इफ्तिखार अहमद को हम पावर हिटर कहते हैं। तो कब तक बेचारे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम की बैटिंग का बोझ अपने कांधों पर उठाएंगे, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। और हर वक्त आदमी जो है इन फॉर्म नहीं रहता, कभी ना कभी फॉर्म खराब। तो इकबाल भाई क्यों नहीं करते चेंजेस, क्यों नहीं शफलिंग करते, क्यों नहीं नए नए कॉम्बिनेशन आजमाते? शिकस्त का खौफ है माया, दरअसल वो कहते हैं कंफर्ट जोन में बहुत है ना शायद। कंफर्ट जोन में भी है और थोड़े शिकस्त का खौफ भी है। और फिर खिलाड़ियों की अब फीस भी बढ़ गई है, एक T20 के 4.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, टेस्ट मैच के 8.5 लाख रुपए, वनडे के 6-7 लाख रुपए। तो अब कोई मिस नहीं करना चाहता कि किसी को अगर मिस करेगा, किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल गई, अगर उसने जगह बना ली तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, टीम मैनेजमेंट। बिल्कुल मिर्जा इकबाल बेग साहब, इनसिक्योर होने के बजाय आपके ख्याल में पाकिस्तान की टीम का सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम परफॉर्म अच्छा करें, बजाय इसके कि हम एक इनफरादी हैसियत में ये सोचें कि किस प्लेयर को कितना फायदा पहुंचेगा? बिल्कुल आपने सही कहा शाहजेब, हम अब तक अपना मिडिल ऑर्डर बनाने में नाकाम रहे। वेस्ट इंडीज की कमजोर टीम के खिलाफ मुल्तान में आप देखें, पहला वनडे मैच फंस गया था। वो अगर खुशदिल शाह नहीं छक्के चौके लगाते, पाकिस्तान हार गया था। हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो बड़ी वल्नरेबल है, तो हमें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। माशाल्लाह चीफ सेलेक्टर, जिनके बारे में आम लोग यही कहते हैं कि वो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है, वो 10-12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं। तो आखिर जब आपकी अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, आपको कॉम्बिनेशन अच्छा बनाकर देना चाहिए। पाकिस्तान जीतेगा, हम सबका नाम होगा, पाकिस्तान का सर पक्ष से बुलंद होगा। लेकिन अगर आप अपने पसंद नापसंद की भेंट खिलाड़ियों को चढ़ाएंगे, अब शान मसूद की आप एग्जाम्पल ले लें, अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में, उसको टीम में आप सेलेक्ट नहीं करते, पता नहीं क्या। इकबाल भाई आप प्लेयर्स के साथ भी तो ज्यादती कर रहे हैं ना, जो ज्यादा जिनको खिला रहे हैं उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। वो ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन को टच कर सकते हैं, जिनको आप नहीं खिला रहे वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। ज्यादा देखे ना शाहीन शाह अफरीदी को माया, हम 2018 से जब से वो आया मुसलसल वो खेल रहा है। 25 टेस्ट मैचेस, 32 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, 40 T20, तो इतने 4 साल में फिर लीग खेल रहा है। तो वो उसको देखें प्रॉब्लम हो गई ना, उसके घुटने में प्रॉब्लम हो गई। तो हम लोग जो है ना, बजाय इसके कि लोड मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट इख्तियार करें कि खिलाड़ियों को सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। आपकी बात से ना शोएब अख्तर की भी याद आ गई, उनकी सर्जरी हुई है और अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे। एंड ऑस्ट्रेलिया में उनकी सर्जरी हुई है एंड उन्होंने दुआओं की दरखास्त भी की, अल्लाह ताला उनको क्विक रिकवरी दे। ही इज वन ऑफ आवर वेरी वेरी अमेजिंग लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपने शाहजेब और मैं आपका कर रहे हैं इंतजार। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह कि पिछले 10 दिन में अगर हम लाहौर की बात करते हैं, सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में ये चैलेंज है, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ डिटेल्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने के लिए कि लाहौर में पिछले 10 दिन में 500 डिवोर्सेस खवातीन ने फाइल की हैं। तलाक लेने के लिए वो जो है वो पहुंच गई और ज्यादातर का जो एवरेज निकला उन्होंने लव मैरिज की थी। अच्छा, अब शादी या मोहब्बत की शादी या अंजाम, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जो है डिफरेंसेस जो हैं वो होते हैं और डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, हर किस्म की मैरिज में हर किस्म की मैरिज में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम स्पेसिफिकली इस फैक्ट एंड फिगर की बात करें शाहजेब, तो यहाँ पर जो खवातीन है उन्होंने ज्यादातर बताया जी हमने मोहब्बत की शादी की थी और इसलिए जो है हमारा जो है वो इस तरह से हमारी शादी नहीं चल सकी। अच्छा, अब मोहब्बत की थी या जज्बात की थी या जल्दबाजी की थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इन सारी सिचुएशंस में। लाहौर के सिविल फैमिली कोर्ट्स में दायर केसेस में हवाले से अक्सरियत खवातीन ने जो रिक्वेस्ट डाली है वो यही कहे कि हमने पसंद की शादी की थी और वो आगे जाके कुछ हमारी शादियां जो है वो नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर माया ये नहीं है कि पसंद की शादी किसकी थी या अरेंज मैरिज किसकी थी। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये कि आजकल डाइवोर्स केसेस वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, ओवरऑल रेशो में इजाफा देख रहे हैं, बढ़ गया। और इसमें उसकी बुनियादी वजह क्या है? आज जो मेरे ख्याल में बेसिक हमारा मकसद है प्रोग्राम में इस सेगमेंट का वो यही है कि जो हम घरेलू झगड़े देखते हैं, बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं शादियों में,
उन मसाइल का नतीजा ये निकलता है कि एंड पे हम डाइवोर्स देखते हैं। लेकिन ये नतीजा क्यों निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि डाइवोर्स केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है? और खासतौर पर एक बड़ी वजह बेरोजगारी को भी कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की वजह से भी डाइवोर्स में इजाफा हो रहा है। शुक्र, स्पेस, थोड़ा बर्दाश्त, थोड़ा सब्र। अब ये अदम बर्दाश्त भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बर्दाश्त बहुत जरूरी है हमें। ऑब्वियसली अगर हम क्या बात करेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट हैं आज, हमारे पैनलिस्ट भी हैं, हमारे वन ऑफ द फेवरेट्स माही नफ्सियात डॉक्टर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह सलाम। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी हमने ये शेयर किया फैक्ट्स एंड फिगर्स के लाहौर में जो है पिछले 10 दिन में 500 जो है वो दरखास्तें आई हैं ख़वातीन के हवाले से, जिन्होंने कहा कि जी हमारी पसंद की शादी जो है वो नहीं चल सकी और उन्हें तलाक के लिए फाइल किया। लेकिन वजह ज़्यादातर बनी बेरोजगारी। अब ये जो शरह बढ़ती जा रही है, आपकी नज़र में कोलैबोरेटिवली इसका क्या रीज़न हो सकता है? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत ज़रूरी कि आपने टॉपिक उठाया। इसके बारे में लोग बात तो करते हैं, मगर ये इतना लोगों को इसके बारे में एहसास नहीं कि रीज़न क्या है। देखिए, ये आपने लाहौर का बताया, अगर पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर ले लें तो मेरे ख्याल में जो तलाक के लिए एप्लीकेशंस कोर्ट्स में गई होंगी वो हज़ारों की तादाद में होंगी। अब पहली तो ये चीज़ समझ लें कि शादी का दूसरा नाम है समझौता। कोई शादी, चाहे वो पसंद की हो, चाहे वो मोहब्बत की हो, बगैर समझौते के नहीं चल सकती। हर शादी में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं झुकाव होता है, कहीं दबाव होता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब एक रीजन जो ये बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि बेरोजगारी, ये आज के दौर की एक बड़ी हकीकत, तल्ख हकीकत ये है कि जो प्रॉब्लम्स घर में फेस होते हैं, चाहे मियाँ बीवी के दरमियान हो, भाई भाई के दरमियान हो, वालिदैन के दरमियान हो, कहीं पे भी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आता है, उसकी एक आज के दौर की सबसे बड़ी वजह जो है वो इकोनॉमिक्स है। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपने जो बेसिक नेसेसिटी, आपकी यूटिलिटी बिल के पैसे देने, बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे देने, घर का किराया देना है, तो फिर आपको स्ट्रेस होता है। अच्छा, पहले दौर में ये होता था कि समहाउ घरों में तरबियत ऐसी होती थी कि बच्चा जब बड़ा होता था तो उसमें ये सलाहियत होती थी कि वो स्ट्रेस और टेंशन को कंट्रोल कर सके, जिसको आप हद में बर्दाश्त कहते हैं। बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, क्वाइट हो जाए, चुप रहे, फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, हालात ठीक हो जाएंगे। वो चीज़ें आज के दौर में, आज के माशरे में, हमारी रवैयों में वो चीज़ शामिल नहीं है। तो जिसकी वजह से शादी किसी हवाले से भी हो, जब शादी के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, देखें एक बहुत बड़ा इशू अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स का, पैसों के अलावा दूसरा बड़ा इशू ये है कि ख़वातीन को ये शक है कि हस्बैंड जो है उसका कोई अफेयर है बाहर, क्योंकि वो जब घर पे आता है तो तवज्जो नहीं देता, बातचीत नहीं करता, ज़्यादा बैठता नहीं है। तो एक ये भी बहुत बड़ा इशू है। शक की बीमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह है कि हस्बैंड तवज्जो नहीं देता। तो जो भी वजूहात हो, उस वजूहात के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो मिसिंग है, और मेरे ख्याल में आज के दौर में हमें अपने बच्चों की तरबियत में चीज़ शामिल करनी चाहिए कि अगर तो शादी कर लिए तो उसे कोशिश करो निभाने की, अगर निभ सकती है तो। अगर कोई ऐसी रीज़न नहीं है, मिसाल के तौर पर हस्बैंड फेथफुल है, अगर अनफेथफुल है तो ठीक है, आप तलाक के लिए दायर कर सकते हो केस। लेकिन अगर बाकी तमाम चीज़ें ठीक है, वो ख्याल रखता है, आप सब कुछ करता है, या बीवी ख्याल रखती है, खाना वक्त पे बनाती है, घर को साफ रखती है, बच्चों की तरबियत करी, तो हस्बैंड को भी फिर बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा, यानी कि पहली, अगर हम पहला फैक्टर की बात करें तो वो बेरोजगारी है, लेकिन दूसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में वो अदम बर्दाश्त है, और वो दोनों की तरफ से है कि अगर बर्दाश्त होगी तभी आपका कोई भी रिश्ता जो है वो आगे बढ़ सकता है। ये बहुत जरूरी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ये असल में होता ही है। एक कॉन्सेप्ट है NLP में हम सिखाते हैं, एवरी स्टिमुलस कॉजेज अ रिस्पॉन्स। अच्छा, स्टिमुलस आपके कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पे शौहर ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, अच्छा बीवी ने कुछ कह दिया सास को, बीवी ने शौहर को कुछ कह दिया, तो ये स्टिमुलस है। अच्छा, जब स्टिमुलस आपके पास आता है तो ये इख्तियार रब ने आपको दिया है, मुझे, आपको, कि हम इसको रिस्पॉन्ड कैसे करें, इस मसले को हम हल कैसे करें। किसी ने गाली दे दी, अब मेरे पास चॉइस है। ये चॉइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है दुनिया में, ये याद रखें। किसी ने मुझे गाली दी, मेरे पास चॉइस है कि मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम, या मैं कहूँ दुरूद पढ़ूं, मैं मिसाल के तौर पे, या गाली का जवाब गाली में दूं। ये रिस्पॉन्स की चॉइस मेरे पास है। तो हमें ये सिखाया नहीं जाता कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें सामने वाली पार्टी जो है वो रिएक्ट कर रही है, तो मैं एक्ट कैसे करूं, मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूं।
बिल्कुल सही कहे डॉक्टर साहब। इस तरह आप बता रहे हैं कि ऑब्वियसली हम अगले का एक्शन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं किस तरह रिएक्ट करता हूँ ये मेरे हाथ में जरूर है। अब अगर हम अब इस सिचुएशन की बात करें, जिस दो लोगों के बीच में अब कुछ बचा नहीं सिवाय अलहदगी के और कोई रास्ता नजर नहीं आता, उनकी नफ्सियाती कैफियत क्या होती है? देखिए, पहली तो चीज ये कि मोहब्बत की शादी में और जो तयशुदा शादी होती है, जो माँ बाप की मर्जी या दो खानदानों के मिलने से होती है, अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, उसमें और मोहब्बत की शादी में फर्क ये होता है कि मोहब्बत की शादी में लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, तवक्कुआत बहुत हाई होती है, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, जज्बाती तौर पर बहुत क्लोज होते हैं। जब उनकी शादी होती है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह शादी से पहले एक लड़का मेरे साथ इस तरह मुझे पैम्पर करता था, गिफ्ट देता था, तवज्जो देता था, टाइम देता था, दोनों वाइस वर्सा, दोनों के साथ ही होता है। शादी के बाद चूंकि जिंदगी एक प्रैक्टिकल वे में दाखिल होती है, जहाँ एक छत के नीचे दो शख्स रहना शुरू करते हैं, वहाँ मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, वहाँ वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन इतना बढ़ता है कि अगर दोनों ने बोलना शुरू कर दिया, एक दूसरे पर इल्जाम देना शुरू कर दिया, तो इवेंचुअली वो फिर तलाक की तरफ जाती है। अब सवाल ही पैदा होता है कि जब तलाक की तरफ एक बात जा रही है या तलाक हो जाती है तो उसका ज़हनी कैफियत क्या होती है? देखिए, पहली तो चीज़ ये कि तलाक हमेशा गुस्से में, ज्यादातर तलाक गुस्से में होती है। गुस्सा वो चीज़ है कि जब उतर जाता है तो इंसान को पछतावा होता है, तो नफ्सियाती तौर पर उनको पछतावे की जिंदगी गुजारनी पड़ती है। बहुत कम मैंने ऐसे कपल्स देखे क्योंकि हम डील करते हैं कि जो तलाक के बाद आके हमसे कहते हैं कि मैंने अच्छा किया। आमतौर पर उनको अफसोस होता है, मगर अब क्या करे, चिड़िया चुप गई खेत, खत्म हो गया मामला। दूसरा, इस चीज का भी बड़ा तकलीफ होती है खासकर औरतों को जिन्होंने तलाक खुला ली हो अपने हस्बैंड से, कि उनके बच्चों की तरबियत में एक कमी रह जाएगी। याद रहे, माँ बाप दोनों का हिस्सा होता है बच्चे की ज़हनी नशो नुमा के अंदर, दोनों का किरदार होता है, एक नहीं कर सकता। सिंगल पेरेंट में अक्सर देखा गया है कि बच्चे की जात में कोई ना कोई कमी रह गई है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन अल्लाह ने बनाया है, इस इंस्टीट्यूशन का पर्पज ये है कि जो नस्ल परवान चढ़े और जिसको तरबियत मिले वो एक मुकम्मल इंसान बने, नफ्सियाती तौर पर मुकम्मल इंसान बने। देखिए, टांग में, हाथ में अगर कोई नुक्स रह जाएगा तो इंसान जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन अगर ज़हनी तौर पर कोई नुक्स रह गया, कोई कमजोरी रह गई, तो वो जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पड़ सकता वो शख्स। तो ये हमेशा तकलीफ रहती है, पछतावा रहता है। लोग शेयर नहीं करते, मगर बहुत कम ये होता है कि लोग इस तरह कह सकते कि जी मैंने अच्छा किया। आमतौर पर नहीं होता ये। दूसरी चीज जो इनकी नफ्सियात में ये होता है वो ये होता है कि वो अपने इस अमल को जस्टिफाई करते हैं। जब इंसान अपने एक अमल को, जो कि शायद गलत हो, क्योंकि जो अमल गुस्से की हालत में लिया गया हो, वो अमल जब आप जस्टिफाई करते कि मैंने सही किया, तो फिर जिंदगी में आप बहुत सारी गलतियां और खामियों को एक्सेप्ट करने की बजाय जस्टिफाई करना शुरू करते हैं। नहीं जी, ये ठीक किया मैंने, ये मैंने ठीक किया। ये एक बहुत अजीब व गरीब रवैया बनता है, अनप्रोडक्टिव रवैया बनता है माशरे में। अच्छा, और फिर तलाक के बाद सर, खास तौर पर जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उनके नफ्सियात पर क्या गुजरती है, ये समझना ही बड़ा जरूरी है। जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, फिर बच्चों के लिए उनकी जो डेवलपमेंट है वो उसको कितना नुकसान पहुंचता है, उनकी ग्रोथ को कितना नुकसान पहुंचता है। ऑल्सो अगर तलाक हो जाने के बाद उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, या द चिल्ड्रन कीप ऑन लिविंग इन दैट हेट्रेड, माँ बाप की लड़ाई के अंदर भी जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर भी क्या कमियां होती है? पहली तो चीज ये कि जब तलाक हो जाती है और सिंगल पेरेंट अपब्रिंगिंग होती है, चाहे माँ की तरफ से या बाप की तरफ से, बच्चे की शख्सियत अधूरी रह जाती है, इनकम्प्लीट रह जाती है। ये तो कंफर्म है, ठीक है, दुनिया का हर माहिर नफ्सियाती बात करेगा। तो दूसरी चीज ये है कि जब बच्चे ने घर में वायलेंस देखा हो, मिसाल के तौर पे बाप मारता हो या बहुत लड़ाई झगड़े होते हो, बदतमीजी हो, गाली गलोच हो, तो बच्चा जब बड़ा होता है तो इसी रवैये के साथ बड़ा होता है। अब वो क्या करेगा, अक्सर ही देखा गया है कि ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे जब बड़े होके शादियां करते हैं तो उनकी फैमिलीज भी ब्रोकन हो जाती है। अक्सर देखा गया है। अगर वो ब्रोकन नहीं होती, उनकी शादियां चलती रहती है, मगर वो शादियां उस हवाले से कामयाब। देखिए, शादी का पर्पस क्या है, मर्द और औरत दोनों की ग्रोथ होनी चाहिए, एक दूसरे का सहारा हो, एक दूसरे का सपोर्ट हो, प्यार मोहब्बत हो, एक दूसरे को समझे। दो अजनबी जब एक छत के नीचे रहते हैं तो वो आपस में सिमिलैरिटी ढूंढते हैं कि मेरे में उसमें क्या चीज मुश्तरक है। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप की तलाक हो जाती है, जब बड़े होते हैं तो वो दूसरे शख्स में डिफरेंसेस ढूंढते हैं, उसमें और मेरे में क्या चीज मुख्तलिफ है। जब डिफरेंसेस ढूंढने बैठोगे
आपको सिमिलैरिटी नजर नहीं आएगी। जब सिमिलैरिटी नजर नहीं आती तो इंसान दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता उस लेवल पे, मजबूरी में खो जाता है। मोहब्बत होगी, मिसाल के तौर पे मोहब्बत इतनी पावरफुल होती है कि हर किस्म का डिफरेंस मोहब्बत में भुला दिया जाता है। मिसाल के तौर पे एक मजहब का शख्स दूसरे मजहब के साथ शादी करता है, एक फिरके का शख्स दूसरे के साथ, मगर जब छत के नीचे रहना शुरू कर देते हैं तो वो डिफरेंसेस एकदम से सामने आना शुरू हो जाते हैं। और ये बच्चों की नशो-ओ-नुमा में जब बड़े होते हैं तो वो इनकम्प्लीट लाइफ गुजारते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है उनमें, इज्जत नफ्स मजरू हो सकती है, पुअर सेल्फ इमेज हो सकता है उनका। तो बराए करम अगर शादी करते हो तो ये सोच के करो कि इसको निभानी होगी, नहीं निभा सकते तो शादी ही मत करो। शादी ही मत करो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइनुल हुसैन हमारे साथ मौजूद, माहिर नफ्सियात और माइंड साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम एंड ऑलवेज फॉर योर गाइडेंस। हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे, हर घर में बुजुर्ग, ज़ईफ और हमारे बड़े होते हैं, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि उनकी उम्र के बढ़ते हुए साथ साथ उनकी सेहत के चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अक्सर घरों में हम देखते हैं कि बच्चे भी सही से वक्त नहीं दे पाते आजकल जिस तरह का एक माहौल बन चुका है, और फिर खास तौर पर लेकिन ये देना बहुत जरूरी है, उनके वक्त पर टेस्ट होना बहुत जरूरी है, वक्त पर तशखीस होना बहुत जरूरी है। अगर किसी, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर 65 साल की उम्र के बाद, इवन अब तो 50 साल की उम्र के बाद ही बहुत सारे सेहत के मसाइल पैदा हो जाते हैं। हम लोग रेगुलरली बात कर रहे होते हैं, लाइक शाहजेब और मैं, कि अंकल की तबीयत कैसी है, शाहजेब अम्मा की तबीयत मेरी पूछ रहा होता है, और हम लोग को ये फिक्र हो रही होती है ऑब्वियसली कि उनकी तबीयत कैसी है, कि पता नहीं क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें वो बता पाते हैं, बहुत सारी चीजें वो नहीं बता पाते। बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि किसी को ये मसाइल होती भी अगर उनके वालिदैन को, उनको समझ नहीं आती हमने जाना कहाँ है, हमने टेस्ट कराने कौन से हैं, ये क्या, तो वो बीमारी को समझना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खैर हमारे मुल्क में उनके प्रॉपर हेल्थ के सिस्टम नहीं है, प्रॉपर ऐसे सेंटर्स नहीं है जहां पर उनकी तशखीस हो सके। बिल्कुल, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जनाब 65 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर्स बन गए हैं, और जहां उन्हें सेहत, शाहजेब ने कहा हमारा चैलेंज बहुत होता है, सेहत से जुड़े दरपेश मसाइल से छुटकारा भी दिलाया जा सकता है। हम अपने बुजुर्गों को कैसे महफूज रख सकते हैं, किस तरीके से उनकी खिदमत कर सकते हैं, किस तरह कुछ थोड़ा बहुत दुआएं कमा सकते हैं, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर नौशीन जहरा से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं बात कर सकूं इस प्रॉब्लम में। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, प्यारा मुल्क, 75 इयर्स का, माशाल्लाह, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू। तो इस मौके पे हमारे हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल ने डिसाइड किया कि वो लोग जो 75 या 65 क्रॉस कर गए हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ पले बढ़े हैं, जवान हुए और अब इस उम्र में पहुंचे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। एंड दैट इज बाय क्रिएटिंग अ डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक्स। और वो जेरियाट्रिक्स का मतलब ही ये है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ जो एल्डरली केयर होती है, उसकी सारी नीड्स को डील करने के लिए अंडर वन रूफ। बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में क्या होगा, मतलब अगर लोग यहाँ पर जाते हैं, क्या पहली बात है कि तमाम लोग इससे रुजू कर सकते हैं इस सेंटर से? जी हाँ, आप बेसिकली, हमारा पैगाम तो उन केयर गिवर्स के लिए है, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे, जिनके घर में प्यारे प्यारे बुजुर्ग मौजूद हैं। पहली तो बात यह है कि आप अपने बुजुर्ग को यहाँ पर लेकर आएं और अंडर वन रूफ उनकी पूरी हेल्थ असेसमेंट होगी, और जो भी उनकी अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो आमतौर पे हमने क्या देखा है कि इस एज में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, इस एज में ये होता है कि इंसान का इम्यूनिटी लो हो जाती है, क्योंकि जो आपकी इम्यून फाइटिंग सेल्स होते हैं बुढ़ापे के साथ, वो उनकी ताकत कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे इन्फेक्शन भी निमोनिया बन जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन हील नहीं हो रहे होते प्रॉपरली। तो फिर दूसरी बात है कि आपकी हार्मोन्स जब एज के साथ कम होते जाते हैं, तो आपकी जो बोन्स होती हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, वो वीक हो जाती हैं। आप लोगों ने एक विल भी कम हो जाती है कुछ भी करने की। एग्जैक्टली, विल में बहुत बड़ी कमी महसूस होती है कि सेहत डाउन है तो विल भी नहीं है कि छोड़ दो अब। बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि बहुत सारे हमारे एल्डरली होते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हम लोगों से डायग्नोज नहीं होता, क्योंकि उनसे बात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और उनको सुनाई नहीं कम दे रहा होता है, नजर कम आ रहा होता है। तो इन सारी चीजों से ना सिर्फ डिप्रेशन होती है,
बल्कि एक कंडीशन है डिमेंशिया। डिमेंशिया भी फरोग पाना शुरू हो जाता है। तो आप जब अपने प्यारे बुजुर्ग को हमारे पास जेरियाट्रिक केयर सेंटर्स में लाएं तो एक ही वक्त में अंडर वन रूफ आपको वहाँ पे फुल हेल्थ असेसमेंट होगी जी हाँ, बाय इंटरनल मेडिसिन। फिर उसके साथ उनकी साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन होगी कि अंडरलाइन कोई डिप्रेशन तो नहीं है और कोई वो डिमेंशिया या मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम्स तो नहीं है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पर मौजूद होगा जो उनकी, मैं तो सोच रही हूँ मामा को लेकर जाऊँ। बिल्कुल आप लेकर आइए, क्योंकि हम लोगों ने जो ये सर्विस शुरू की है तो शुरू के कुछ अरसा हम लोग एक तो फ्री कंसल्टेशन देंगे और फिर हम लोग डिस्काउंटेड लैब्स भी कराएंगे। Amazing. What about the diet plan, Dr. Yeah, and we have a nutritionist there who will make appropriate diet plans according to the need of the patient. अच्छा, जब इंटरनल मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली बात हो रही है आपके ऑर्गन्स की, कि आपकी बॉडी ऑर्गन्स कितने डैमेज हो जाते हैं, उस हवाले से ये होती है। देखिए इंटरनल मेडिसिन जो होता है ना वो कोर है मेडिसिन की, लाइक माँ है। आगे चल के उसकी जो शाखें होती हैं, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट बनता है। मगर देयर आर सम पीपल जो इंटर्निस्ट होते हैं जो एक इंसान को एज अ होल डील कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर है लेकिन उसके साथ उसको प्रोस्टेट का भी मसला है और मे बी उसको गुर्दे का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि नॉर्मली हमारे बुजुर्गों की जब बात होती है तो उनको खांसी, नजला, जुकाम भी अगर हो तो उसके पीछे कुछ और वजूहात भी हो सकती है, उनके ऑर्गन्स के कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है कि उनको ये वायरल इन्फेक्शन है या उनका कोई ऑर्गन डैमेज हुआ है। तो इसलिए भी खासतौर पर वहाँ पर बुजुर्गों को उनकी तशखीस की जाती है, उनके ऑर्गन्स को जज किया जाता है, देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल थॉरो हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर जो आपको खास किस्म की, एक तो पहले आप एग्जामिनेशन करेंगे और आप असेस कर लेंगे कि इन पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर उससे रिलेटेड लेबोरेटरी टेस्ट होंगे, जैसे कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कार्डियक इवैल्यूएशन होती है, हार्ट के टेस्ट होते हैं या कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट होते हैं या बोन की डेंसिटी चेक करने के। डायबिटिक पेशेंट की एक खास टेस्ट होता है जो 3 माह का शुगर का कंट्रोल बता देता है, HbA1c। तो कई लोग तो साइलेंट डायबिटिक्स होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो डायबिटीज है। कुछ लोग साइलेंटली वीक बोन्स होती है, उन्हें तब पता चलता है जब ऑलरेडी फ्रैक्चर हो गया होता है एंड इट्स टू लेट। बॉडी में लम्प्स बन जाते हैं, उसको नहीं पता होता उनको कि क्यों हो रहे हैं, ठीक हो जाएगा, हाँ बस है। तो जो सब एक जिस तरह आपने कहा 65 साल ज्यादा उम्र के लोग, कितनी जल्दी कितने अरसे में उनको अपना चेकअप कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू? अच्छा, अब मैं इसको बताती हूँ कि ये सिर्फ 65 साल के लिए नहीं बल्कि जनरल जो हमारी पॉपुलेशन होती है ना, उसको एक फिजिकल असेसमेंट जरूर करा लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 20 ईयर के हैं लेकिन आपका BMI हाई, BMI का मतलब है कि आपका हाइट के हिसाब से वेट ज्यादा है। Absolutely. आपकी फैमिली में कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो आपका भी बनता है कि आप आकर एक जनरल बॉडी चेकअप करवा लें। लाइक ये मैं भी एक 20 ईयर ओल्ड के लिए कह रही हूँ। फिर आपको पता है कि अगर किसी का अब जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल, हम समझते हैं कि 120/80 ब्लड प्रेशर आ गया या 130/85 आ गया तो वो ठीक है। नहीं, अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम है तो वो ठीक है, ठीक है। और उसको मगर अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 या 85 के बीच में है तो उसमें आपको मॉनिटरिंग करनी होती है, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका अगर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल आ गया है फिर भी 5 साल में एक दफा आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है, ठीक है। इस तरह हर 3 साल पे आपको अपनी शुगर चेक करानी है, इवन दो कि आपकी शुगर नॉर्मल आ गई है, ठीक है। लेकिन अब हम जिस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं इनकी भी थोड़ी सी हमें देख लेनी चाहिए कि पहले जैसे आपने कहा नजला जुकाम हो जाए तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन कर ली जाती है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी, पहले तो हम आते हैं कि अगर किसी को, आपने अभी कोविड-19 के जमाने में देखा कि जो एल्डरली थे वो ज्यादा हिट हुए, दे वर द इंडेंजर्ड ग्रुप, ठीक है ना, इसलिए कि उनकी बॉडी में इन्फेक्शन की मुदाफियत कम होती है। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम स्क्रीनिंग करते हैं और दूसरी बात है कि हम उन्हें वैक्सीनेशन ऑफर करते हैं। जो इस एज ग्रुप में आपको 2 तरह की वैक्सीन लगवानी चाहिए, एक तो निमोनिया की वैक्सीन और दूसरी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, जो हर साल आपको लगानी चाहिए, ठीक है। फिर जैसे मैंने पहले बताया कि बोन्स वीक हो जाती हैं और कई दफा साइलेंट फ्रैक्चर्स होते हैं, तो हमें एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं
बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, जो कि एक खास किस्म का टेस्ट, हम उसे डेक्सा स्कैन भी कहते हैं। वो हमें बताता है कि ये आपकी बोन कैसी है, और अगर आपकी कमजोर है तो कितनी कमजोर है, और अगर आप में फ्रैक्चर का रिस्क है तो कितना रिस्क है। अच्छा, अगर हमें वक्त पे पता चल जाए तो खास किस्म की मेडिकेशंस हैं और लाइफस्टाइल की भी और डाइट की भी जो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम बिस्फॉस्फोनेट्स कहते हैं, वो उसको स्ट्रेंथन कर देती है और उसके रिस्क फ्रैक्चर के रिस्क को कम कर देती है। वरना ये एक बहुत बड़ी कैलेमिटी होती है खानदान के लिए। आपने सुना होगा गिरे और फ्रैक्चर हो गया जी, हिप जॉइंट फ्रैक्चर। जब वो अचानक फ्रैक्चर हो जाता है फिर संभालना बहुत मुश्किल है। बस मैं एक आपसे बहुत अहम सवाल करना चाह रही हूँ, एंड आई एम श्योर हर बड़ा जिसके घर में है ना वो करेक्ट करेगा माजरत के साथ अम्मा जान। एक तो ये कि जो भी आपको अपने जैसा मिले, अपनी एज ग्रुप का मिले, आपको वो कहता है मुझे ये मसला हो रहा है, मुझे भी तो यही मसला हो रहा है, तुम कौन सी दवा ले रहे हो मुझे बताओ। ये एक बड़ा मसला है, मुझे समझ नहीं आता कि वो कैंडी की तरह क्यों आपका दवा मैं इस्तेमाल कर लूं, ये मुझे समझ नहीं। और डॉक्टर्स के पास इस तरह घबराते हाँ, बहुत घबराते हैं ये लोग। देखिए, इसीलिए हमने ये एक फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि अच्छा प्लेजेंट माहौल में आप डॉक्टर के पास आ जाएं। ये जो बात कर रही हैं इसको कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन। अब सेल्फ मेडिकेशन इज बैड फॉर एवरीवन, मुझे, आप, और इनके लिए पता है ज्यादा क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कोई ना कोई दवा ले रहे होते हैं, उसके इंटरैक्शंस हो जाते हैं। अब जैसे हमारे लोग ओवर द काउंटर पेन किलर्स बहुत खाते हैं जनाब, लेकिन एल्डरली में पेन किलर्स के बहुत सिवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। स्पेशली उनका गुर्दा जो होता है ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन होता है या कमजोर होता है, उस पर इफेक्ट होता है। कुछ दर्द की दवाएं जो बाकायदा हार्ट अटैक कराती हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत ख्याल करना चाहिए कि हम क्या लेके खा रहे हैं, स्पेशली एल्डरलीज के लिए। तो यह है कि अपने डॉक्टर मुआलिज से मशवरा जरूर करें। हमें बहुत अच्छी डिस्कशन इस लिहाज से भी हुई है, सेशन अच्छा हुआ है कि हमारे सबके घरों में बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भी हैं, और जिनकी एज 50 अबव है, उन सबका ख्याल रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पर उनको ले जाया जाए और उनकी जो बीमारियों से तशखीस हो गई। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन, प्लेजर मीटिंग यू सीरियसली। और अल्लाह ताला हम सब के घरों के बुजुर्गों को सेहत, जिंदगी, सलामती अता फरमाए। उन लोगों की दुआएं हैं तो हम लोग पता नहीं कितनी चीज़ों से बच जाते हैं। आप सब लोगों के लिए यही दुआ है कि हमारे तमाम बुजुर्गों को अल्लाह ताला सलामत रखे। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। कल शाज़ेब और माया होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। कल तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। अल्लाह हाफिज़।